बूटियां लीं और कुछ ही देर में स्वास्थ्य बूटियां इकट्ठा कर लीं। वहां कुछ रॉयल डॉक्टर निश्चल बने रहे। उनकी व्यावसायिक उत्सुकता खत्म हो गई क्योंकि वे किन म्यूजियम द्वारा दवाओं को परिष्कृत करने का इंतजार कर रहे थे। किन म्यूजियम की प्राणशक्ति, फुटपुट और उत्साह आवेश को ऊपर उठाया गया। उन्होंने नए सिरे से तैयार की गई चीज का उपयोग नहीं किया, बल्कि हवा में ही स्वाद मसाले को परिष्कृत किया। उन्होंने अपने सभी शोध और निष्कर्षों में तकनीक का प्रदर्शन किया और उन्हें बनाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया। उन्होंने जड़ी बूटियों से सीधे औषधीय ऊर्जा प्राप्त की और उन्हें ठीक करने और संश्लेषित करने के लिए अपनी प्राणशक्ति का उपयोग किया। उनकी उंगलियां किसी संगीत की धुन की तरह ऊपर नीचे हिल रही थीं। बाल वाले बूथ पर रॉयल डॉक्टर यू की आंखों में आंखें डाल देते थे। इस तरह की शोध तकनीक मेरे कैमरे में एक बार देखने के लिए पर्याप्त है। रॉयल डॉक्टर यू ने दुख से भरा है। किन म्यू के मन में कोई और विचार नहीं था और वो औषधीय अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था ताकि वो उनकी बातों को सुन न सके। अगर वो सुनता है तो बच्चे जरूर अपना मुंह सिकोड़ लेते हैं। उनकी शोध तकनीक बमुश्किल ही ठीक ठाक थी। दिव्यांग वृद्धों के गांव के दादाजी औषधालय के दर्शन में वो बस ठीक ठाक ही था। कुछ ही समय बाद आध्यात्मिक औषधियों का शोध हो गया और कुछ रॉयल चिकित्सक दृश्य को देखकर मदहोश हो गए। रॉयल चिकित्सक कुओं ने कहा, छोटे दिव्य चिकित्सक, अभी अभी तुमने पानी की तरंगों को सहारा देने वाले औषधीय ऊर्जा के उपाय के लिए इस प्रकार की हस्त तकनीक का प्रयोग किया था, लेकिन क्या ये अचानक अग्नि में बदल गया? किन म्यू ने ट्रे जेड के प्याले में परिष्कृत की गई स्पिरिट टैबलेट रैक पर कहा, उनकी ऊर्जा को अग्नि और जल की शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है, इसलिए सभी औषधीय ऊर्जा को पूरी तरह से निकालने के लिए अग्नि से पहले जल का प्रयोग किया जाना चाहिए। रॉयल डॉक्टर यू के हाथ की तकनीक बदल गई क्योंकि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण प्रश्न को ठीक करने के लिए अपने महत्वपूर्ण प्रश्न को नियंत्रित किया और तुरंत पूछा, छोटे दिव्य डॉक्टर, मेरे हाथ की तकनीक का नकली क्या है? किन म्यू ने एक दर्शनीय स्थल और टिप्पणी की, आपका प्राण क्यू परिसंचरण थोड़ा कठिन है और मेरी शोध तकनीक का चमत्कार तकनीक में नहीं बल्कि प्राण क्यू के चतुर उपयोग में है। आपके प्राण क्यू को बार बार घुमाया जाएगा और उसके बाद ही इसे पूर्णता के बिंदु तक लाया जाएगा। रॉयल मेडिकल यूएस को अचानक प्रकाश दिखाई दिया और उसने उत्सुकता से पूछा, मैं तो केवल सतह की ही चट्टान की थी, और जब आप 5वें भाग्य मंत्र की खोज कर रहे थे तो क्या आपने अपनी तकनीक पर विशेष ध्यान दिया था? कुछ शाही ग्राहकों ने किन म्यूजियम को लिया और उत्साहपूर्वक चर्चा की। लॉर्ड यान ने गहराई में खड़े होकर और फिल्मी आवाज में कहा, सब लोग, आप बाद में चर्चा कर सकते हैं। महारानी डोवगर अभी भी इंतजार कर रही हैं। कुछ शाही सामानों के टुकड़े हो गए और शाही चिकित्सक क्यू ने जल्दी से कहा, छोटे दिव्य चिकित्सक, महारानी डोवगर प्रथाएं हैं। किन म्यू ने आदेश दिया, मुझे अभी भी 1023 3 पैर वाले नीली आंखों वाले टोडों की आवश्यकता है। शाही चिकित्सक कुओं और बाकी लोगों की आंखें चमक उठीं। पेट पर हाथ रखे वे सब प्रशंसा में खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह, कमाल की बात है, कमाल की बात है, मुझे पूरा यकीन हो गया है। जल्दी जल्दी जाकर 3 टांगों वाले नीली आंखों वाले टोड खरीदो। महल की दासियां और यमदूत तुरंत नीली आंखों वाले टोड खरीदने बाजार गए। आधे दिन में सभी नीली आंखों वाले टोड बिक गए। वे सभी मुट्ठी के आकार के थे और उनके 3 पैर थे। किन म्यू ने उन्हें नीली आंखों वाले टोडों को महल के हॉल में रखने को कहा और महल की सभी दासियों और किन्नरों को पीछे हटने दिया। फिर उसने महारानी डोवगर को एक स्पिरिट पिल दी और कहा, जब 1000 अवसर विष के मुख्य विष को स्पिरिट पिल में मौजूद विष से बदल दिया जाएगा तो बाकी विष नष्ट हो जाएंगे और विषाक्तता तुरंत हिंसक हो जाएगी। ये विष महारानी डोवगर के शरीर में थे और आपकी प्राणशक्ति के साथ मिलकर उनमें पहले से ही आध्यात्मिकता थी। नीली आंखों वाले टोड विष खाने वाले प्राणी है और ये टोड महारानी डोवगर के शरीर में मौजूद विष को खा जाएंगे और महारानी डोवगर ठीक हो जाएंगी। महारानी डोवगर ने हाथ हिलाते हुए कहा, यदि विषाक्तता आप पर हावी हो जाए तो आप सभी पीछे हट जाएं। किन म्यू, कुछ शाही चिकित्सक और लॉर्ड यान महल के हॉल से बाहर चले गए। हॉल में महारानी डोवगर ने स्पिरिट की दवा ली और शुरुआत में उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन अगले ही पल दवा का असर अचानक फूट पड़ा और स्पिरिट की गोली से एक अजीब सा जहर निकला जिसने पल भर में 1000 अवसर जहर के मुख्य जहर की जगह ले ली। महारानी डोवगर ने मुंह में काला खून उगल दिया जो जेड बिस्तर और घूंघट पर फैल गया। इसके बाद महारानी डोवगर को लगा कि उनके अंगों, हड्डियों और यहां तक कि त्वचा में भी जहर फैल रहा है। जब मुख्य जहर को बदला गया तो 1022 जहर तुरंत फूट पड़े और आपस में टकराने लगे, जिससे उन्हें पेट में तेज दर्द होने लगा। जैसे ही ये अजीबोगरीब और जहरीले जहर फूटे, उनकी विषाक्तता उनकी प्राणची वाइटल क्यूई में मिल गई। महारानी डोवगर ने सांस लेने के लिए हांफना शुरू कर दिया, जबकि उनका चेहरा और त्वचा पूरी तरह से काली पड़ गई थी और वे सड़ने और मरने वाली थीं। उनकी प्राणची पर अब सभी 1022 जहरों का कब्जा हो गया था और उनकी प्राणची उनके पूरे शरीर में फैल गई थी और जहर भी उनके पूरे शरीर में फैल गया था। इससे उनका प्राणची पर नियंत्रण खत्म हो गया और वे तुरंत जहर के प्रकोप से मर गईं। अचानक उसके द्वारा खाई गई स्पिरिट पिल से औषधीय ऊर्जा का एक तेज प्रवाह फूट पड़ा
और ये औषधीय ऊर्जा एक पल में उसके पूरे शरीर में, यहाँ तक कि उसके दिव्य कोशों की गहराई में भी प्रवाहित हो गई। इस प्रबल औषधीय ऊर्जा ने अचानक उसके शरीर से सारी प्राण शक्ति को बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि उसके दिव्य कोश में मौजूद प्राण शक्ति भी बाहर निकल गई। हॉल के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हालांकि महारानी डोवगर को कई सालों तक जहर दिया गया था और उनकी साधना पहले जैसी नहीं थी, फिर भी उनकी प्राणची अतुलनीय रूप से सघन थी, और जैसे ही उनकी प्राणची उनके शरीर से निकली, वे वास्तव में 1000 से ज्यादा जहरीले पदार्थों में बदल गईं, जो लगातार जेड सोफे के चारों ओर उड़ते रहे। वहां हर तरह के जहरीले बिच्छू, सांप, कीड़े, चींटियां, भृंग और अन्य पदार्थ थे जो उनकी प्राणची से बने थे। क्रोक क्रोक क्रोक। महल के हॉल के अंदर से मेंढकों की टर्राहट सुनाई दे रही थी, और 3 पैरों वाले नीली आंखों वाले टोड अचानक टर्राने लगे। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, उनकी लंबी जीभें बाहर निकलीं और प्राणिक क्यूई और अजीब जहर से बनी जहरीली चीजों को पकड़कर अपने पेट में निगल गईं। पल भर में महल के हॉल में रौनक लौट आई। वहां अभी भी एक नीली आंखों वाला मेंढक था जिसने अभी तक जहर नहीं खाया था, इसलिए वो जेड सोफे पर कूद पड़ा और महारानी डोवगर की सांसें खींच लीं, जिससे उन्हें बेकाबू होकर खून की उल्टी होने लगी। साथ ही एक जहरीला कीड़ा भी। ये कीड़ा वही जहर था जिसे किन म्यू ने मुख्य जहर की जगह स्पिरिट की गोली में छुपाया था। नीली आंखों वाले इस मेंढक ने जहरीले कीड़े को खा लिया और जेड सोफे से उछल पड़ा। महारानी डोवगर को अपनी आत्मा में ताजगी और शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। वो तुरंत सोफे से उठी और उन्हें लगा कि कई सालों से उन्हें परेशान करने वाली बीमारी पूरी तरह से दूर हो गई है, और उन्हें बेहद खुशी हुई। पुरुष। महल के दरवाजे खुले और महल की दासियों और खोजों का एक समूह तुरंत आगे आया। जब उन्होंने जेड के सोफे और घूंघट के पर्दे को जहरीले खून से सना देखा तो वे स्तब्ध रह गए। इसके अलावा मेंढक हर जगह उछल कूद कर रहे थे, जो थोड़ा डरावना था। किन म्यू और कुछ शाही चिकित्सक भी जल्दी से वहां पहुंचे, और महारानी डोवगर ने मुस्कुराते हुए किन म्यू की ओर देखा। सचमुच एक दिव्य चिकित्सक। इन नीली आंखों वाले मेंढकों को क्लियर रिपल तालाब में ले आओ। उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा काम किया है, इसलिए उन्हें क्लियर रिपल तालाब में रहने दो। यमदूतों और महल की दासियों ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। भगवान यान आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए और तुरंत दौड़कर बाहर आए। मैं महाराज को ये बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। महारानी डोवगर बाहर की ओर चली गईं और मुस्कुराईं। दिव्य चिकित्सक, यहां थोड़ा गंदा है, इसलिए चलो बाहर बात करते हैं। किन म्यू ने जवाब दिया, समझ गया, और उसके पीछे बाहर चला गया। कुछ शाही चिकित्सक भी तुरंत उनके पीछे चले गए। महारानी डोवगर ने बाहर की धूप को देखा और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया। मैं बहुत दिनों से इस महल से बाहर नहीं गई हूं। 1000 अवसर वाला जहर, क्या जेड फेस जहर राजा ने बनाया है? शाही चिकित्सक क्वो ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा कहा जाता है कि जेड फेस पॉइजन किंग लगभग 200 साल पहले गायब हो गया था। ये व्यक्ति निर्दयी था और उसने जहर से अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला और बहुत से लोगों को नाराज किया। हालांकि कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता था। ऐसा कहा जाता है कि उसके शिष्य लिटिल पॉइजन किंग ने उसे धोखा दिया और उसकी असली पहचान उजागर कर दी। यहां और पैर जमाने में असमर्थ होने के कारण उसने अपना चेहरा काट दिया और चला गया। महारानी डोवगर ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। सच कहूं तो मैं भी उस जेड फेस पॉइजन किंग से पहले मिल चुकी हूं और उसके साथ कुछ मुलाकातें भी कर चुकी हूं। उस समय तो मैं भी उसकी दीवानी थी। कुछ शाही चिकित्सकों ने एक शब्द भी कहने का साहस नहीं किया। महारानी डोवगर ने धीमे स्वर में कहा, किसने सोचा होगा कि विश्व प्रसिद्ध प्लेबॉय यू असल में कुख्यात जेड फेस पॉइजन किंग था। उसके रहस्य का उसके शिष्य द्वारा खुलासा होने के बाद न जाने कितनी युवतियों के दिलों को ठेस पहुंची होगी। जब पूर्व सम्राट की मृत्यु हुई तो मुझे इस प्लेबॉय यू से प्यार हो गया था और मैं उससे कई बार मिली भी थी। जब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तो मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी रक्षा कर सकती हूं। कुछ और भी घिनौनी औरतें थीं जो उसकी रक्षा करना चाहती थीं। आखिरकार उन दरिंदों ने मुझे नहीं जीता और मैंने भी उन्हें नहीं जीता क्योंकि वो चला गया था। अब पीछे मुड़कर सोचती हूं, नियति सचमुच मुझे बेवकूफ बना रही थी, क्योंकि जिस अजीब जहर की वजह से मैं कई सालों से बिस्तर पर पड़ी थी वो मेरे प्रेमी का था। इन शाही चिकित्सकों के माथे पसीने की बूंदों से भर गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये राज सुनकर उनका सिर चकरा जाएगा। वे सब मन ही मन पछता रहे थे कि वे भगवान यान के साथ क्यों नहीं गए। किन म्यू का दिल थोड़ा डगमगा गया। इस जेड फेस पॉइजन किंग ने उसे एक जाना पहचाना सा एहसास दिलाया। वो दादाजी औषधालय तो नहीं हो सकते, है ना? ऐसी स्थिति में क्या महारानी डोवगर को पता है कि आपको किसने जहर दिया था? किन म्यू ने पूछा। ये प्लेबॉय यू नहीं होगा। महारानी डोवगर मुस्कुराई। ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक रूप से छोटा विश राजा फू युआनकिंग होगा। मैंने सुना है कि फू युआनकिंग ने शाही गुरु के पास शरण ली थी और मुझे जहर देना स्वाभाविक रूप से शाही गुरु का इरादा था। शाही गुरु बहुत लंबे समय से मुझे मरना चाहते थे।
ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैं चुपचाप खड़ी होकर उनके व्यवहार को नहीं देख सकती थी, इसलिए वो मुझे मरवाना चाहते थे ताकि मैं उनका रास्ता ना रोकूं। इन कुछ शाही चिकित्सकों के चेहरे पीले पड़ गए और वे अचानक फर्श पर घुटनों के बल बैठ गए और खड़े होने का साहस नहीं कर पाए। महारानी डोवगर मुस्कुराईं। शाही गुरु ने मुझे जहर देने की भी हिम्मत की, और अगर वो नहीं डरे तो आप सब क्यों डरे हुए हैं? खड़े हो जाओ और बोलो। शाही चिकित्सक क्यों और बाकी लोग कांपते हुए खड़े हो गए और डर के मारे चुप हो गए, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। महारानी डोवगर ने किन म्यू को देखा और अचानक पूछा, आपका स्वामी प्लेबॉय यू है ना? वह कैसा है? जिस प्लेबॉय यू का उसने जिक्र किया है वो जरूर दादाजी औषधालय होगा। 1000 अफसर जहर का हल कैसे निकलता है ये भी मुझे दादाजी औषध ने ही सिखाया था। 1000 अफसर जहर की इतनी समझ रखने वाला व्यक्ति ही 1000 अफसर जहर का निर्माता हो सकता है। इस संशोधन में किन म्यूज ने झोंकर ने कहा। महारानी डोवगर को जवाब देने के लिए वो बहुत अच्छे हैं। महारानी डोवगर ने राहत की सांस ली और धीरे से पूछा, क्या उसने मुझे खतरे के लिए भेजा था? मैं अभी भी उसके दिल में हूं। किन म्यूनिक ने अपनी सांस झपकाई और महसूस किया कि उसने बहुत ज्यादा सोचा था, लेकिन ये अच्छा नहीं कहा था। महारानी डोवगर भी थोड़ी थकी हुई थीं क्योंकि वो अभी अभी अपनी बीमारी से उबरी थीं। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, तुम सब थक गए होगे, जल्दी से आराम करो। किन म्यूज ने कहा, समझ गया, और कुछ शाही वस्तुओं को ऐसा लगा जैसे उनकी रिकॉर्डिंग से कोई बड़ा पत्थर नहीं उतरा हो। वे किन म्यूजियम के साथ चल पड़े और अधिक दूर नहीं गए थे कि उन्हें रास्ते से हट जाओ की आवाज दी। रॉयल डॉक्टर को ने अर्ली से किन म्यूजियम को रास्ते के किनारे खींच लिया और उन्होंने देखा कि सम्राट यानफेंग अपने रॉयल अंगरक्षकों के साथ तेज कदमों से दौड़ रहे थे। उनके पीछे शाही छत्र महल की दासियां भी तेजी से चल रही थीं। सम्राट के अलावा कुछ पुरुषों और महिलाओं को भी शानदार कपड़े पहने हुए थे। वे शाही पत्नियां, राजकुमार और राजकुमारियां होनी चाहिए। वो जो गाय चराता है, भीड़ में से एक आश्चर्यजनक और स्पष्ट आवाज आई जो थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। किन म्यूनिक ने अचानक देखा तो भीड़ में एक लड़की थी जो बहुत ही शानदार और आकर्षक लग रही थी। गॉड लड़के, ये वैसा ही तुम हो? ईसाई ने एक टिप्पणी में पूछा, तुम इतनी दूर से यहां क्यों आए हो? यदि कोई त्रुटि है, विज्ञापन पॉपअप वादक, 9 टेल संपादक, fish_creek। किन म्यू थोड़ा अचंभित था। ये युवती थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो उसे अचानक पहचान नहीं पाया। उस युवती को भीड़ ने आगे धकेल दिया और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, चाय वाले, तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें ढूंढने जाती हूँ। इंपीरियल कॉलेज। किन म्यू ने उसकी ओर हाथ हिलाया और अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, ये सही है, वो लिंग युक्स्यू है। वो पिछली बार से अलग कैसे दिख रही है? पहले लिंग युक्स्यू लगभग उसके बराबर ही लंबी थी और अब वो किन म्यू से भी कुछ इंच लंबी हो गई थी। इसके अलावा अब वो एक बड़ी युवती बन गई थी, बहुत प्यारी और आकर्षक लग रही थी। जब उसने पहले भीड़ में उसे हाथ हिलाया था तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया था। ये अच्छी बात है कि उसका चेहरा अभी भी गोल मटोल है और बदला नहीं है, किन म्यू ने संतुष्टि से कहा। शाही चिकित्सक को और बाकी लोगों ने उसे अजीब भाव से देखा। शाही चिकित्सक यू, जो दूसरों से बड़े थे, ज्यादा दयालु थे और उन्होंने उन्हें याद दिलाया, छोटे दिव्य चिकित्सक, अगर आप किसी लड़की, खासकर किसी राजकुमारी से ऐसा कहेंगे तो आपका सिर कट जाएगा। किन म्यू हैरान थी, क्यों? महान खंडहरों में हम जिन शब्दों में सुंदर लड़कियों की प्रशंसा करते हैं वे सभी शब्द हैं जैसे मजबूत, जन्म देने में कुशल। भले ही राजकुमारी युक्स्यू को मजबूत नहीं माना जाता है, ये अच्छा है कि वो थोड़ी मोटी है। मुझे लगता है कि वो जन्म देने में अच्छी होगी। क्या इन शब्दों का इस्तेमाल लड़कियों की तारीफ करने के लिए किया जा सकता है? कुछ शाही चिकित्सकों ने चुपचाप समझ लिया और उन सबका कहना था कि यह आदमी बेकार है, देर सवेर इसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। शाही चिकित्सक म्यू ने कहा, छोटे दिव्य चिकित्सक, चलो हम शाही कॉलेज लौट चलें। एक रात की यातना के बाद ये हमारी बूढ़ी हड्डियों के लिए सचमुच असहनीय हो रहा है। महल से निकलकर किन म्यू कुछ शाही चिकित्सकों से अलग हो गया। वो फ्लावर एली लौट आया और रेन लिसनिंग पेवेलियन में नाश्ता किया। फू किंग्यून और बाकी लड़कियों को विदा करने के बाद वो अपना सामान और हू लिंग एयर को लेकर शाही कॉलेज वापस आ गया। इंपीरियल कॉलेज, स्कॉलर निवास। किन म्यू अपने आंगन की ओर चला गया और हू लिंग एयर ने अपना सिर उसके बैग से बाहर निकाला और उत्सुकता से चारों ओर देखा। दूर से किन म्यू देख सकता था कि उसके आंगन के सामने विद्वानों की कुछ पंक्तियां बैठी थीं। ये विद्वान सीधे बैठे थे और सबके पास तलवारों की पेटियां थीं। बाएं हाथ तलवारों की पेटियों पर रखे वे सभी गंभीर भाव से देख रहे थे। आगे वाला व्यक्ति आंगन की ओर देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, छोड़ दिए गए व्यक्ति, तुम्हें जाग जाना चाहिए था ना? क्या तुम हमसे डर गए हो? अगर डर गए हो तो बाहर आओ और दीवार पर लिखे शब्दों को मिटा दो। एक अन्य विद्वान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हमारे पास तो बस धैर्य है। क्या हमेशा के लिए अपने घर में छिपे रहना ही तुम्हारा सबसे अच्छा काम है? मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने समय तक छिप सकते हो। क्या तुम कल बहुत घमंडी नहीं थे? तुमने सच में ये बात लीक करने की हिम्मत की कि तुमने कल हमारे साथ क्या साजिश रची थी और पूरे इंपीरियल कॉलेज को बता दिया, जिससे हमारी छवि खराब हुई।
अब तुम अंदर कैसे छिपे हो? क्या तुम कछुए की तरह छिपने वाले हो? हमने आपके शब्दों को वहां इसलिए छोड़ा था ताकि आपको शर्मिंदा किया जा सके, आपको शर्मिंदा किया जा सके। हम पूरे इंपीरियल कॉलेज को बता देंगे कि आप बर्बर लोगों की धरती से आए एक परित्यक्त व्यक्ति मात्र हैं। तब हम ही असली हैं। किन म्यू आगे बढ़े और उनके पास से गुजरते हुए हैरानी से सोचने लगे, मैंने कब ये बात किसी को बताई कि क्या हुआ था? जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो सभी विद्वानों की निगाहें उसे घूरती रहीं। उन्होंने पहले सोचा था कि किन म्यू कमरे में छिपा है और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि किन म्यू बाहर होगा, जिससे उन्हें आधा दिन बाहर बिना वजह चिल्लाते हुए बर्बाद करना पड़ा। किन म्यू केंद्रीय कमरे में आया और अपना बैग नीचे रख दिया। लिंगर, कमरे और कंबल को साफ कर दो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। हु लिंग ने हाँ में उत्तर दिया और पूछा, युवा स्वामी बाहर किस लिए जा रहे हैं? किन म्यू ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया, ये लोग बहुत शोर मचाते हैं। अगर मैं इन्हें नहीं पीटूंगा तो मेरे लिए सोना मुश्किल हो जाएगा। हु लिंगर कमरे को साफ करने के लिए हवा को नियंत्रित कर ही रही थी। तभी अचानक उसे एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी और उसने तुरंत खिड़की से बाहर देखा तो एक विद्वान आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया और फिर सिर के बल नीचे गिर पड़ा। अगला, बाहर से किन म्यू की आवाज आई। बादलों की गड़गड़ाहट साफ आसमान में बिजली गिरने जैसी थी। हु लिंगर ने एक तेज आवाज सुनी जो हवा में टूटते हुए किसी इंसानी शरीर की होनी चाहिए थी, लेकिन उसे आसमान में कोई उड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, बस दूर से किसी भारी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। अगला, किन म्यू की आवाज फिर से सुनाई दी। पानी के उफान और विशाल लहरों की आवाजें, जैसे उफनती लहरें किनारों को चीर रही हों। पानी के मंथन की आवाजों के बीच एक और करुण चीख सुनाई दी और उसके बाद सन्नाटा छा गया। सिर्फ किन म्यू की आवाज सुनाई दे रही थी। अगला, हु लिंगर ने जल्दी से कमरा साफ किया, कंबल तह किए और चादरें बिछा दी। फिर उसने बैग में रखी चीजें निकालीं और मन ही मन सोचा, अगर मैं जल्दी से सब साफ कर लूं तो मैं अभी भी बाहर जाकर देख सकती हूं। बाहर से टकराने की आवाजें आ रही थीं जो जमीन हिला देने वाली थीं और दयनीय चीखें भी रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। जब उसने सफाई पूरी कर ली और उत्साह से बाहर भागी तो उसने देखा कि किन म्यू बाहर से वापस आ रहा है, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। युवा स्वामी, क्या ये खत्म हो गया? हु लिंगर थोड़ा निराश हुआ। किन म्यू ने सिर हिलाया और जम्हाई ली, मुझे नींद आ रही है और मैं पहले सोने जा रहा हूं। इधर उधर मत भागो। हु लिंगर ने सिर हिलाया और दरवाजे से बाहर निकली। स्कॉलर रेसिडेंस की सड़क पर बिखरे हुए स्कॉलर देखकर वो डर गई। कुछ जमीन पर फैले हुए थे तो कुछ दूसरी दीवारों पर लटके हुए थे। कुछ पेड़ों की चोटियों पर लटके हुए थे तो कुछ दूर दीवारों में गड़े हुए थे। कुछ सड़क के किनारे नहर में फेंके गए थे तो कुछ जमीन में गाड़े गए थे, जिनके दो पैर बाहर निकले हुए थे और जो बीच बीच में हिलते रहते थे। हु लिंगर ने अपनी जीभ बाहर निकाली और विद्वानों के शरीर की तलाशी लेने दौड़ी। उसने सारे जेड पेंडेंट, स्पिरिट पिल्स, जेड ब्रेसलेट, हेयरपिन वगैरह उतारकर घर में वापस रख दिए। लिंगर, तुम क्या कर रहे हो? घर के अंदर से एक नींद भरी आवाज आई। हु लिंगर ने धार्मिकता और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, शैतान बंदर ने कहा था, जीतो छीनो, शासन करो। किन म्यू के खर्राटों की आवाज सुनाई दी जो उसे सुनाई नहीं देनी चाहिए थी। हु लिंगर फिर से विद्वानों की तलवारों की पेटियां उठाने के लिए दौड़ा। तभी एक विद्वान जाग गया और कमजोरी से अपनी तलवार की पेटी पकड़ ली। हु लिंगर ने एक बवंडर उगला, जिसने तलवार के डिब्बे को ऊपर उठाकर उस विद्वान का सिर फोड़ दिया। विद्वान का सिर पूरी तरह खून से लथपथ हो गया, फिर भी वो बेहोश नहीं हुआ। हु लिंगर ने कुछ और बार तलवार के डिब्बे पर वार किया और वो विद्वान आखिरकार बेहोश हो गया। हु लिंगर ने राहत की सांस ली और तलवार के डिब्बे को वापस आंगन में फेंक दिया। उस विद्वान ने चुपके से झांका और जब उसने इस लोमड़ी को जाते हुए देखा तो आखिरकार उसने राहत की सांस ली। आह, वो फिर जाग गया। हु लिंगर ने उसे झांकते देखा और आश्चर्य से चीख पड़ी। तभी विद्वान ने देखा कि एक बवंडर एक छोटे पहाड़ जितनी बड़ी चट्टान को अपनी ओर खींचकर उसकी ओर ले जा रहा है और वो तुरंत बेहोश हो गया। इस बार वो सचमुच डर के मारे बेहोश हो गया था। हु लिंगर ने चट्टान नीचे रख दी और उछल कूद कर सबको लूटने लगी जैसे जैसे वो दूर होती गई। उसी समय दूर खड़ा एक विद्वान जाग गया और उसने देखा कि ये लोमड़ी विद्वानों के शरीर पर पड़े सारे खजाने लूट रही है। वह तुरंत रेंगकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लिंगर ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस विद्वान के निवास में खींच लिया। वह विद्वान पूरे रास्ते बुरी तरह चीखता रहा और फिर चुप हो गया। लोमड़ी ने उसे बेहोश कर दिया था। शाश्वत शांति शाही गुरु की हवेली। शाही गुरु का भवन भव्य और भव्य था, लेकिन वो स्थान जहां वे साधना करते थे बहुत साधारण था। बस एक विशाल हॉल था जो खाली था और उसमें कोई और सामान नहीं था। अगर कोई सिर उठाकर देखे तो उसे एक बेहद शानदार नज़ारा दिखाई दे सकता था। विशाल हॉल के ऊपर कोई छत नहीं, सिर्फ आसमान ही नजर आ रहा था। अनगिनत तारे मानो बेहद नीचे हों और उन्हें आसानी से पकड़ा जा सके। ये गठन मंत्र का चमत्कार था।
जमीन से 30,000 गज ऊपर अनगिनत पारदर्शी कांचों से बनी एक संरचना तैर रही थी और शाही गुरु के कुछ शिष्य उस संरचना का प्रबंधन कर रहे थे। ये संरचना जमीन से 30,000 गज ऊपर बनी थी और इसका दायरा 66 हेक्टेयर था। ये तारों की रोशनी बटोर रही थी और कांच की पारदर्शिता के बीच से तारों की रोशनी सीधे विशाल हॉल की छत पर पड़ रही थी। शाश्वत शांति शाही गुरु साधना के लिए तारों का प्रकाश एकत्रित कर रहे थे, इसलिए उनकी साधना अत्यंत उच्च थी। इस समय शाश्वत शांति सम्राट गुरु का आभामंडल थका हुआ सा था, मानो वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हों। उनके बगल में एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति खड़ा था जो औषधियां बना रहा था। अचानक एक लाल रंग का उड़ता हुआ कीड़ा उड़कर काले कपड़े वाले आदमी के कान के पास आया। काले कपड़े वाले आदमी का चेहरा मस्से से भरा हुआ था जो मेंढकों जैसे लग रहे थे। मस्से उसके पूरे चेहरे पर थे और वो डरावना लग रहा था। वो बार बार सिर हिला रहा था, मानो उसे लाल उड़ने वाले कीड़े की बातें समझ आ गई हों, जो बहुत अजीब था। महामहिम गुरु, मेरा कनिष्ठ भाई आ गया है। काले कपड़े पहने वो आदमी वही छोटा जहर राजा था जिसका जिक्र महारानी डोवगर ने किया था और उसका नाम फू युआनकिंग था। उसने आगे कहा, उसने महारानी डोवगर के शरीर में 1000 अफसरों वाले जहर का असर कम कर दिया था। इटर्नल पीस एम्पायर ने आंखें खोलीं और उसके मुंह से खून की तेज गंध आई। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे छोटे भाई ने ही महारानी डोवगर के 1000 अफसरों वाले जहर का असर कम किया था? 1000 अफसर जहर मेरे गुरु की सबसे गौरवपूर्ण कृति है। इस जहर का प्रतिकार केवल मैं और वो ही कर सकते हैं। फू युआनकिंग के चेहरे पर मस्से उभर आए और उसने न तो बहुत तेजी से और न ही बहुत धीरे से समझाया, छोटे कीड़े ने मुझे बताया था कि एक युवक आया है, इसलिए जाहिर है कि वो मेरा गुरु नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि वो उसका नया शिष्य है। मैंने सोचा था कि वो पहले ही मर चुका है और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा होगा और अपने छोटे भाई को भी शिक्षा देगा। शाही गुरु, अब जबकि महारानी डोवगर के शरीर का जहर बेअसर हो गया है, क्या आप उसे एक और अजीब जहर खिलाकर फिर से जहर देना चाहते हैं? शाश्वत शांति शाही उपदेशक ने अपना सिर हिलाया। इसकी पहले से ही कोई आवश्यकता नहीं है। फू युआनकिंग को समझ नहीं आया। महारानी डोवगर और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। उन्होंने केवल अपने बेटे के साम्राज्य की खातिर राजनीतिक सुधारों के लिए मेरे प्रयास का विरोध किया था। इसी वजह से महामहिम हिचकिचा रहे थे, इसलिए मैंने आपको उन्हें जहर देने का आदेश दिया था, न कि उन्हें मारने के लिए। ये सिर्फ इसलिए था ताकि वे शाही दरबार की राजनीति में दखल न दे सकें। महारानी डोवगर के हस्तक्षेप के बिना महामहिम अब राजनीतिक सुधारों के लिए अपना तन मन धन लगा सकते थे। अब जबकि मेरा प्रभाव पहले से ही स्थिर है, समाज के सभी स्तरों के आधे लोग राजनीतिक सुधारों का समर्थन कर रहे हैं। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने आगे कहा, और जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं वे इस समय विद्रोह का मौका तलाश रहे हैं। मेरी योजना पहले ही सफल हो चुकी है और वर्तमान सामान्य प्रवृत्ति को देखते हुए महारानी डोवगर भी मुझे नहीं रोक सकती। फू युआनकिंग मुस्कुराई, तुम सामान्य चलन की बात करते हो, लेकिन मैं कृतज्ञता और द्वेष की बात करती हूँ। तुम्हारी चोटें लगभग ठीक हो चुकी हैं और मेरा यहाँ रुकना बेकार है, इसलिए मैं टहलने जा रही हूँ। अब मेरा छोटा भाई यहाँ है, क्या मुझे उसके बड़े भाई की तरह उससे नहीं मिलना चाहिए? शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने चेतावनी दी, तुम्हें सावधान रहना होगा। महारानी डोवगर मुझे कुछ नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी वो तुम्हें मौत के घाट उतार सकती हैं। फू युआनकिंग एक पल के लिए झिझका और उसके चेहरे के मस्से अचानक कांप उठे। वो नाराज होकर बड़बड़ाया, तुमने ही तो मुझे उसे जहर देने का आदेश दिया था, तो वो तुम्हारी बजाय मुझे क्यों मारेगी? मैं कितना मासूम हूं। क्या तुम भूल गए कि तुमने अपने स्वामी को धोखा दिया था? इसके अलावा महारानी डोवगर का तुम्हारे स्वामी के साथ पुराना रिश्ता था और अपनी बुद्धिमत्ता से वो निश्चित रूप से जान जाएगी कि जिस व्यक्ति ने जहर का इलाज किया था वो तुम्हारा छोटा भाई है और तुम निश्चित रूप से उसे ढूंढना चाहोगे। वो निश्चित रूप से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी कि वो तुम्हें फंसाए और तुम्हें मार डाले और अपना और तुम्हारे स्वामी का बदला ले ले। फू युआनकिंग के सिर में दर्द होने लगा और वो इस विचार को छोड़ ही नहीं सका। संपादक, नाइनटेल संपादक, fish_creek। जब किन्म्यू उठा तो शाम हो चुकी थी। युवक आंगन से पानी लाकर नहाना चाह रहा था। जब वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने आंगन में 10 से ज्यादा तलवारों के बक्सों को देखा। तलवारों के बक्सों के अलावा जेड पेंडेंट, हेयरपिन, गहने वगैरह का ढेर भी था। किन्म्यू हक्का बक्का रह गया और उसने दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनी, क्या ये सिस्टर फॉक्स इमॉर्टल है? मैं अपने घर की युवती की वस्तुओं को छुड़ाने के लिए यहां आई हूं, एक नजर डालो। हु लिंगर की आवाज गूंजी, पैसा काफी नहीं है। आपकी युवती की तलवार का डिब्बा, हेयरपिन, कंगन, ये सब कोई साधारण चीजें नहीं है। ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स की ये राशि काफी नहीं है। लिंगर क्या कर रहा है? किन्म्यू हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें नींद से भरी थीं और उसने अभी तक नहाया भी नहीं था, इसलिए अब बाहर जाना उसके लिए ठीक नहीं था। इसलिए उसने अपना चेहरा धोने के लिए थोड़ा पानी लिया। इसी बीच बाहर से आई आवाज ने सावधानी से माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा,
मेरी युवती ने मुझे सिर्फ पैसों से भरा ये थैला दिया था और अब और नहीं है। अमर बहन फॉक्स, कृपया मेरे लिए कुछ आसान कर दें। ये तलवार का डिब्बा इंपीरियल कॉलेज से है और हेयरपिन और कंगन युवती के परिवार के बुजुर्गों ने दिए हैं। ठीक है, थोड़ी देर यहीं रुको। दरवाज़ा खुला और किन म्यू ने हू लिंगर को धुएं के गुबार की तरह दौड़ते हुए देखा। उसके पीछे सिक्कों का एक थैला था। इस सफ़ेद लोमड़ी ने अपने मंत्रों से एक बवंडर खड़ा किया, एक तलवार का डिब्बा और कुछ गहने उठाकर जोश में वापस दौड़ी और उन्हें बाहर खड़े व्यक्ति को थमा दिया। वो व्यक्ति बहुत आभारी हुआ और धन्यवाद कहकर चला गया। किन म्यू ने अपना चेहरा धोया और लकड़ी के टूथब्रश से दांत साफ किए। छोटी सफ़ेद लोमड़ी वापस दौड़ती हुई आई। उसने उसे देखा और हैरान होकर बोली, युवा मालिक जाग गए हैं? युवा मालिक, अब हमारे पास पैसे हैं। ये कहते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और किन म्यू ने देखा कि ज़मीन पर 20 से ज़्यादा बैग रखे हुए थे। हू लिंगर को अपने आप पर गर्व था। युवा स्वामी ने उन विद्वानों को पीटा था, इसलिए वे स्वयं अपना सामान छुड़ाने आने में शर्मिंदा थे। वे केवल अपने नौकरों को ही अपना सामान छुड़ाने के लिए भेज सकते थे। इस प्रकार हमने बड़ा लाभ कमाया था। किन म्यू ने अपना मुंह धोया और सिर हिलाते हुए एक धुंधली सांस छोड़ते हुए कहा, लिंगर, ये ठीक नहीं है। मैं उन्हें पहले ही 2 बार पीट चुका हूं। अब तुमने उन्हें लूट लिया है और फिरौती भी मांगी है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अब जब उन्होंने फिरौती दे दी है तो मैं उन्हें दोबारा कैसे पीट सकता हूं? हू लिंगर ने अपनी जीभ बाहर निकाली और थोड़ा परेशान होकर बोली, तुम उन्हें एक बार पहले ही हरा चुके थे। युवा स्वामी ने पिछली बार जब तुमने उन्हें हराया था तो क्या उन्हें लूटा नहीं था? क्या ये बहुत बड़ी क्षति नहीं है? युवा स्वामी हमारे महान खंडहरों के नियमों को किसी और से ज्यादा जानते हैं। तुमने पहले कहा था कि अपनी क्षमता से चीजें छीनना चोरी नहीं कहा जा सकता। किन म्यू ने सिर हिलाया। तुमने उनका सामान छीन लिया और उनके पैसे भी ले लिए। मुझे डर है कि पैसे इकट्ठा करते करते मेरे हाथ कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे भी हमारे पास पैसे लगभग खत्म हो चुके हैं, इसलिए ये पैसे हमें कुछ और दिनों तक गुजारा दे सकते हैं। अगली बार तुम उनका सामान नहीं छीन सकते। जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तब हम फिर से छीन लेंगे। इस तरह पतली धाराएं हमेशा बहती रहेंगी। हू लिंगर ने बार बार अपना सिर हिलाया और कहा, युवा स्वामी जाग गए हैं, इसलिए मैं कुछ खाना बनाती हूं। तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है? अब जब हमारे पास पैसे हैं तो हम शहर में कोई भी स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। तुम अपनी पसंद का कोई भी व्यंजन चुन सकते हो। वे सिक्कों की थैली लिए लोमड़ी के साथ उत्साह से बाहर निकल गए। स्कॉलर के निवास में ठहरे अनगिनत विद्वानों ने जब किन म्यू और लोमड़ी को पास से गुजरते देखा तो उन्होंने अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए और उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। किन म्यू हैरान था। इन विद्वानों ने कहा था कि पूरे इंपीरियल कॉलेज को पता था कि उसने उन्हें हरा दिया है, लेकिन उसने ये जरूर नहीं बताया कि क्या हुआ था। फिर ये बात किसने लीक की थी? स्कॉलर के निवास के बगल में रॉयल्टी पार्क था और अंदर रहने वाले सभी लोग राजकुमार, राजकुमारियां और कुलीन परिवारों के सरदार थे। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर ने एक नियम लागू किया था कि राज परिवार के बच्चों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और वे 15 साल की उम्र में इंपीरियल कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि राज परिवार की पहचान सम्मानजनक थी, इसलिए वे आम विद्वानों के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए एक और पार्क खोला गया। वेई योंग कुछ राज परिवार के लोगों के साथ हंस रहा था। तुम्हें पता नहीं था कि हमारे स्कॉलर के घर में कितनी चहल पहल है। किन म्यू ने स्कॉलर को फिर से पीटा है और वे बहुत दुखी हैं। ये मत कहना कि मैंने ही ये सब कहा है। एक राज परिवार के व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, महान खंडहरों से आया ये व्यक्ति वास्तव में इतना शक्तिशाली है? वो अभी भी ठीक है। वेई योंग ने शेखी बघारी। उसकी क्षमता लगभग मेरी जैसी ही है, बस उसकी चालें अजीब हैं। मुझे लगता है कि स्कॉलर के निवास के वे लोग बहुत बेकार हैं। एक और राज परिवार हंसा। स्कॉलर रेसिडेंस के लोग हमेशा घमंडी और तिरस्कारपूर्ण होते हैं। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी योग्यता से संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया है और वे हमेशा हम राज परिवार वालों को नीची नज़र से देखते थे। अब उन्हें अपनी नियति मिल गई है। किन म्यू विद्वान के निवास से बाहर निकला और एक युवक उसके सामने प्रकट हुआ। वो युवक यात्रा से थका हुआ था और एक विशाल सामान ढो रहा था जो एक इंसान जितना ऊंचा था। उसका बैग चौकोर था और उसमें कुछ हथियार रखे हुए थे। यात्रा से थका हुआ होने के बावजूद और उसके शरीर पर हत्या का भाव था, जिससे एक आक्रामक भावना पैदा हो रही थी। दोनों का आमना सामना हुआ और किन म्यू पर उसकी आक्रामक भावना ने आक्रमण कर दिया, जिससे उसका शरीर स्वतः ही रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। क्यूई गतिविधि के खिंचाव में उस युवक के पास भी रुकने का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उस युवक का चेहरा कत्लेआम जैसा था, फिर भी उसकी हरकतें बहुत औपचारिक थीं। उसने झुककर अभिवादन किया। नए आए छोटे भाई? किंग म्यू ने अभिवादन का उत्तर दिया, मैं अभी अभी अंदर आया हूं। वरिष्ठ भाई अभी अभी बाहर से लौटे हैं। मैंने अपनी छुट्टियों के दौरान सेना की अग्रिम पंक्ति में जाने का अवसर लिया है। वो युवक मुस्कुराया। मेरा नाम चेन वान्यून है। चूंकि छोटा भाई अभी अभी आया है, इसलिए अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। किन म्यू ने उसका नाम बताया और दोनों अलग हो गए। जब तक उनके अंदर उलझी हुई क्यूई गतिविधि गायब नहीं हो गई
तब तक उन्हें सुकून नहीं मिला और वे चौड़े कदमों से चल दिए। ये नया कनिष्ठ भाई बहुत मजबूत है। चेन वान्युन ने पीछे मुड़कर किन म्यू पर एक और नजर डाली और मन ही मन सोचा, बड़ा भाई वापस आ गया है। विद्वानों के निवास में खुशी की लहर दौड़ गई। कई विद्वान अपने अपने निवासों से बाहर आए और चेन वान्युन का स्वागत किया। चेन वान्युन मुस्कुराई, देवियों और सज्जनों, हम अभी 1 महीने के लिए ही अलग हुए हैं, क्या मुझे इतना याद करने की जरूरत है? अरे, आप सभी को चोटें क्यों लगी हैं? सीनियर सिस्टर को, आपको भी चोट लगी है? क्या हो रहा है? स्कॉलर निवास के सभी विद्वान शर्मिंदा दिख रहे थे। उस वरिष्ठ बहन कुओ को क्वोटिंग कहा जाता था, जिसने लज्जित होकर उत्तर दिया, बड़े भाई, आपको पता नहीं है, हाल ही में ग्रेट रूइंस का एक परित्यक्त व्यक्ति स्कूल में आया था और उसके पास बहुत शक्तिशाली शक्तियां हैं। प्रवेश परीक्षा के दौरान ताओवादी लिंग यून को उसने लकड़ी की तलवार से घायल कर दिया था और सम्राट के सामने शर्मिंदा हुआ था। सम्राट ने उसे हमारे इंपीरियल कॉलेज में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। हम उस निर्णय से क्रोधित थे, इसलिए हम उसे इंपीरियल कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते थे। एक गुलाम हमारा सहपाठी कैसे हो सकता है? चेन वान्युन ने कहा, ताओवादी लिंग यून बहुत असाधारण है। वो लिंग यून को चोट पहुंचाने में सक्षम है, इसका मतलब है कि उसकी क्षमता अद्भुत है। तुम उसे उकसाने गए, जाहिर है तुम हार जाओगे। उसी दायरे में तुम में से कोई भी लिंग यून का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? कोटिंग ने तर्क दिया, हमारी पहचान कैसी है? हमारी शाश्वत शांति में परित्यक्त लोग दास हैं और दास पशुधन के समान हैं। पशुधन को सहपाठी बनाकर क्या हम दूसरों की नज़र में पशुधन नहीं बन जाएंगे? शाही विद्वान तो 8वें दर्जे के अधिकारी होते हैं, क्या एक परित्यक्त व्यक्ति भी योग्य है? हम इंपीरियल कॉलेज की इज्जत कैसे बचाएंगे? और हाँ कनिष्ठ भाई, हमें इस परित्यक्त व्यक्ति ने पीटा है और हम उसे नहीं पीट रहे हैं, हमें तो 2 बार पीटा भी गया है। चेन वान्युन हैरान रह गया और बोला, तुम सब उसे हराने गए हो, इसलिए उसका तुम्हें हराना स्वाभाविक है, तुम उसे दोष नहीं दे सकते। जब तुम हार गए थे तो उसने तुम्हें जाने नहीं दिया, बल्कि तुम्हें फिर से पीटा, ये उसकी गलती है। सभी विद्वान और भी अधिक लज्जित हुए और एक शब्द भी नहीं बोले। चेन वान्युन ने उनके हाव भाव देखे और संदेह से पूछा, उसने तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी? तुम हारने से नाराज होकर फिर से उससे भिड़ गए और आखिरकार उसने तुम्हें फिर से सबक सिखाया, क्या मैं सही हूं? कोटिंग ने तुरंत कहा, अब ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, बल्कि हमारे विद्वान निवास का चेहरा है। शाश्वत शांति के विद्वान सभ्यता के दायरे से बाहर के एक बर्बर व्यक्ति से कैसे हार सकते हैं? ये बात पूरे पहाड़ में फैल चुकी है। ये वो परित्यक्त व्यक्ति था जिसने ये खबर फैला दी थी, जिससे हमारे लिए पीछे हटना मुश्किल हो गया था। उसने हमें लूटा भी और हमारी सारी कीमती चीजें लूट लीं, जिससे हमारे पास उन्हें वापस पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिससे हम और भी शर्मिंदा हो गए। चेन वान्युन का चेहरा गंभीर हो गया। जहां लोगों को छोड़ना संभव हो, वहां उन्हें छोड़ देना चाहिए। क्या उसने जो किया है वो कुछ ज्यादा ही नहीं है? चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। और हां, तुम सब इतने बेकार हो कि किसी नए आए विद्वान से इतनी बुरी तरह पिटना बेकार है। सभी विद्वान अपना सिर नीचे कर लिया और कोटिंग बुदबुदाया, जूनियर भाई चेन, जिस परित्यक्त व्यक्ति ने हमें पीटा था उसका नाम किन म्यू है। तो ये वही था। चेन वान्युन थोड़ा स्तब्ध और चिंतित दिख रहा था। कोई आश्चर्य नहीं, आप सभी गलत तरीके से नहीं हारे। आपको हराने के बाद उसे छिपकर हमला करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैं एक बार शिक्षक बा शान के साथ यात्रा पर गया था और स्वर्गीय ध्वज संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से मिला था। उस समय शिक्षक बा शान और स्वर्गीय ध्वज संप्रदाय गुरु एक दूसरे के करीब आते गए और अंत में एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए उनके कदमों में रुक गए और अपने रास्ते अलग कर लिए। मुझे हमेशा समझ नहीं आया कि ऐसा दृश्य क्यों था, और उस क्षण जब मैं कनिष्ठ भाई किन म्यू से मिला, तभी मुझे समझ आया कि शिक्षक बा शान ने स्वर्गीय ध्वज संप्रदाय गुरु से मिलने पर क्या अनुभव किया था। युद्ध की दुनिया में जब आप शिष्टाचार से मिलते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी अपेक्षा के अनुरूप न हो और उसमें गुप्त रूप से एक लड़ाई छिपी हो। यदि आप अनुभव के लिए बाहर नहीं जाते और केवल यहां छिपते हैं तो आप उस भावना को कभी नहीं समझ पाएंगे। जब आप उस प्रकार की लड़ाइयों को देखने में असमर्थ होते हैं तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। सभी विद्वान अधिक से अधिक शर्मिंदा हो गए और कोटिंग ने बुदबुदाया, जूनियर भाई चेन, जिस परित्यक्त व्यक्ति ने हमें पीटा था उसका नाम किन म्यू है। अचानक एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीख सुनाई दी। वरिष्ठ बहन किंग होंग वापस आ गई हैं। अनुवादक नाइनटेल, संपादक fish_creek। चेन वान्युन ने पीछे मुड़कर देखा तो हरे रंग की पोशाक में एक युवती स्कॉलर के निवास की ओर जा रही थी। युवती के कपड़े साफ सुथरे थे और उसके सुंदर बालों को मलमल के जाल से बांधा गया था, जिसमें एक सुनहरी तलवार की पिन लगी हुई थी। वो यात्रा से थकी हुई भी थी, क्योंकि वो देश के किसी दूसरे हिस्से से जल्दी लौटी थी और उसे अभी जहाज से उतरना था। उसके पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी था जो बहुत लंबा था। उसकी लंबाई इंसान की लंबाई से दोगुनी थी और वो वीर था और उसका शरीर भयंकर मांसपेशियों से भरा हुआ था। ये हट्टा कट्टा आदमी युवती का बैग उठाए हुए था और जैसे ही युवती स्कॉलर के निवास की ओर बढ़ी,
वो उसके ठीक पीछे था। उस हट्टे कट्टे आदमी के पीछे पीछे यू किंग होंग चलती रही और स्वागत के लिए आ रहे विद्वानों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो चेन वान्युन के पास पहुंची, उसकी नज़र सीधे चेन वान्युन पर पड़ी। जब उनके बीच अभी भी 3 गज की दूरी थी, यू किंग होंग रुक गई और उसके पीछे वाला हट्टा कट्टा आदमी भी रुक गया। बड़े भाई, यू किंग होंग ने अभिवादन किया। चेन वान्युन ने अभिवादन का उत्तर दिया। जूनियर सिस्टर यू, आप प्रशिक्षण के लिए कहाँ से आई हैं? यू किंग होंग मुस्कुराई। मैं अभी वुल्फ स्टोर कंट्री के युद्ध क्षेत्र से लौटी हूं। मैंने सुना है कि बड़े भाई प्रशिक्षण के लिए युद्ध क्षेत्र गए थे। चेन वान्युन ने सिर हिलाया। ये सही है। मैं बर्बरीक साम्राज्य के युद्ध क्षेत्र में गया था और कुछ बर्बर लोगों से लड़ा था। तुम में काफी सुधार हुआ है। यू किंग होंग मुस्कुराई। तुम भी। मुझे चिंता है कि मैं अभी भी तुम्हें हरा नहीं सकती। सौभाग्य से मैंने वुल्फ स्टोर कंट्री में एक भेड़िया दास को वश में कर लिया। भेड़िया दास, बड़े भाई से मिलने के लिए बाहर आओ। उसके पीछे खड़े हट्टे कट्टे आदमी ने उसका सामान जोर से नीचे रख दिया और अचानक चेन वान्युन को पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए। उनकी आभा आश्चर्यजनक रूप से अग्नि के समान प्रचंड थी और जब वे एक हाथ से उन्हें पकड़ते तो हवा तुरंत शुष्क हो जाती और रेत धूल से भर जाती। इससे लोगों को ऐसा लगता था मानो उनके चेहरे पर कोई प्रचंड सूर्य की किरणें पड़ रही हों। भेड़िया दास की खुली छाती पर सचमुच ड्रैगन वुल्फ के निशान दिखाई दिए और सभी विद्वान डर से कांप उठे। ये ड्रैगन वुल्फ के निशान मूल रूप से 4 महान आत्मा शरीरों में से एक का उत्परिवर्तन थे, जिसे ड्रैगन वुल्फ स्पिरिट बॉडी कहा जाता था, जो वुल्फ स्टोर कंट्री का कुलदेवता था। चेन वान्युन ने पलक तक नहीं झपकाई और बस अपनी हथेली उठाकर भेड़िया दास के विशाल हाथ की ओर देखा। बस एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और चेन वान्युन के कपड़े फड़फड़ा उठे। भेड़िया दास का विशाल शरीर भी थोड़ा हिल गया और चेन वान्युन की ओर उसकी नजरें बदल गईं। भारी आवाज में उसने कहा, तुम कमजोर नहीं हो। आप भी? चेन वान्युन मुस्कुराया। चूंकि जूनियर सिस्टर यू एक भेड़िया दास को वश में कर सकती है, इससे पता चलता है कि आपकी शक्ति तेजी से बढ़ी है। अचानक एक अलौकिक आवाज हंसी। वरिष्ठ बहन यू, बड़े भाई, आप दोनों फिर से एक दूसरे की चापलूसी कर रहे हैं। आप दोनों कब मेरी तरह विनम्र और शांत हो सकते हैं? एक और युवक सामने आया, जिसके सिर पर बाल नहीं थे। वो सफेद बौद्ध वस्त्र पहने किसी भिक्षु जैसा लग रहा था, लेकिन उसके सिर पर कोई निशान नहीं था। जूनियर भाई यून क्यू, चेन वान्युन ने विनम्रता से अभिवादन किया। इस युवा भिक्षु को बौद्ध धर्म की साधना करनी चाहिए थी, लेकिन उसका स्वभाव स्पष्ट रूप से एक भिक्षु जैसा नहीं था। वो बहुत प्रतिस्पर्धी और लड़ने के लिए उत्सुक था। मैं ली नदी पर गया था, जो विद्रोह का स्थान था। ली नदी तलवार संप्रदाय के विनाश के बाद वहां के अन्य संप्रदायों ने विद्रोह कर दिया और उपद्रव मचा दिया, इसलिए मुझे विद्रोह को दबाने के लिए सेना का अनुसरण करना पड़ा। इन कुछ दिनों में मुझे काफी अनुभव हुए और मैं वरिष्ठ भाई चेन और वरिष्ठ बहन यू से कुछ सलाह लेना चाहूंगा। यू किंग होंग की निगाहें झपक गईं। जब से हम कॉलेज में दाखिल हुए हैं, तब से हम झगड़ने लगे हैं और हम हमेशा बड़े भाई से थोड़े कमजोर रहे हैं, इसलिए आप हमारे स्कॉलर रेसिडेंस के बड़े भाई हैं। हालांकि प्रशिक्षण के बाद मुझे डर है कि स्कॉलर रेसिडेंस में कोई बड़ा भाई नहीं होगा और केवल एक बड़ी बहन ही होगी। चेन वान्युन ने उदासीनता से उत्तर दिया। मैंने सीमा पर बर्बर लोगों को मार डाला और तब से मेरी शक्ति और भी भयंकर हो गई है। मेरी हत्या की मंशा बहुत प्रबल है, इसलिए मुझे डर है कि हमला करते समय मैं आप में से किसी को भी मार डालूंगा। हालांकि वास्तव में एक निर्दयी व्यक्ति है जो अभी अभी हमारे विद्वान निवास में आया है। वह बहुत ही क्रूर और कठोर है। विद्वान निवास के अधिकांश विद्वान उससे पराजित हुए हैं, इसलिए यदि आप में से कोई भी उसे जीत ले तो मैं बड़े भाई का पद आसानी से त्याग दूंगा। यू किंग होंग की आंखें चमक उठीं। कोई पछतावा नहीं। चेन वान्युन मुस्कुराया। मैं चेन वान्युन अपनी कई बातों से कब पलटा हूं। इस व्यक्ति का नाम किन म्यू है और वो कढ़ाईदार कपड़े पहनता है और उसके बगल में एक सफेद लोमड़ी बैठी है, इसलिए उसे पहचानना बहुत आसान है। मैं उससे तब मिला था जब वो पहाड़ से जा रहा था और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। यून क्यू तुरंत उछलकर दूर चला गया और जोर से हंसा। छोटा भिक्षु इस किन म्यू को प्रबुद्ध करेगा। वरिष्ठ बहन यू, मुझसे मत लड़ो। मुझे एक पल के लिए बड़ा भाई होने का आनंद लेने दो। सीनियर सिस्टर यू ने उसे विदा किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये गंजा व्यक्ति हर रोज ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो एक उच्च भिक्षु हो, फिर भी वो सबसे अधीर है। अगर सीनियर ब्रदर चेन को भी ये व्यक्ति कांटेदार लगे तो उससे निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। सीनियर सिस्टर को, क्या आप सभी उस किन म्यू से हार गए हैं? सीनियर सिस्टर क्यू और बाकी लोग शर्मिंदा दिखे। यू किंग होंग की निगाहें झपक गईं और उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस किन म्यू ने किस तरह की चालें अपनाई? वो बहुत ही सतर्क थी और उसने सभी से किन म्यू द्वारा उन्हें हराने के लिए इस्तेमाल की गई चालों के बारे में पूछा। वरिष्ठ बहन, परीक्षा के दौरान उसने शुद्ध यांग के हॉल से ताओवादी लिंग यून को हराने के लिए लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल किया था। दाओवादी लिंग यून को हराना?
यू किंगहोंग चौंक गई और पूछा, उसने कितनी चालें चलीं? एक चाल। यू किंगहोंग का दिल थोड़ा कांप उठा और उसने कहा, उसी क्षेत्र में ताओवादी लिंग यून को हराना मुश्किल नहीं है और मैं भी ये कर सकती हूं। लेकिन ताओवादी लिंग यून को एक ही चाल में हराना मेरे लिए असंभव है। उसने इन सभी कनिष्ठ भाई बहनों को एक ही चाल में मुक्कों या मंत्र से हरा दिया था। वह वास्तव में तीनों कलाओं में निपुण हो सकता था। क्या उसकी कोई कमजोरी नहीं है? नहीं, उसकी निश्चित रूप से एक कमजोरी है। इस बार वुल्फस्टोर कंट्री के युद्ध क्षेत्र में जाकर मैंने अनुभवी वरिष्ठों में भी कमजोरी देखी थी। एक नए नए प्रवेश करने वाले विद्वान की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं यूनक्यू द्वारा उसे चुनौती दिए जाने के दौरान स्थिति को जानने का मौका ले सकती हूं। सामान नीचे रखकर वो तुरंत अपने भेड़िया दास को लेकर चली गई। किन म्यू छोटी लोमड़ी को राजधानी के एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट में ले गया और स्वादिष्ट व्यंजनों का ऑर्डर दिया। पेट भरकर खाते हुए किन म्यू, जो शायद ही कभी अपनी दयालुता दिखाते थे, ने हू लिंगर के लिए बढ़िया शराब का एक जार मंगवाया और खुद भी 2 प्याले पी लिए। दोनों के पेट खाने से फूल गए। हू लिंगर अभी भी मदहोश थी। अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए किन म्यू के साथ इंपीरियल कॉलेज वापस तैर रही थी। इस छोटी लोमड़ी के नशे में धुत होने के बाद उसने अपना असली रूप दिखाया और अपनी अगली टांगें सीधी फैलाकर राक्षसी हवा में निश्चल लेट गई। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए आगे की ओर घूर रही थीं, हालांकि उसका पेट कुछ गोल बड़ा हो गया था। किन म्यू ने सिर्फ 2 छोटे गिलास ही पिए, इसलिए उन पर कोई असर नहीं हुआ। लौटते हुए उन्होंने राजधानी शहर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आकर्षणों को देखा। राजधानी शहर बाकी जगहों से कहीं ज्यादा समृद्ध था, जिससे लोग वहां से जाने से कतराते थे। दोनों पहाड़ी द्वार के अंदर चले गए और किन म्यू ने छोटी लोमड़ी के चेहरे के सामने हाथ हिलाया। उसने सिर्फ हू लिंगर की आंखें देखीं, जिनकी आंखें बड़ी और गोल थीं, लेकिन उसके गले से बिल्ली जैसी खर्राटों की आवाज आ रही थी। पता चला कि वो नशे में सो गई थी, फिर भी वो आगे बढ़ने के लिए अपनी राक्षसी हवा को नियंत्रित कर रही थी। किन म्यू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने सफेद लोमड़ी को अपनी राक्षसी हवा से उतारकर उसके गले में लटका दिया। हू लिंगर का शरीर झुक गया और उसकी गर्दन में लिपट गया। उसकी पूंछ किन म्यू की छाती पर लटक गई और उसका शरीर सोने के लिए आरामदायक जगह ढूंढने के लिए 2 बार ऐंठ गया। शराब की सहनशीलता इतनी खराब है कि फिर भी वो पीना पसंद करती है। किन म्यू ने अपना सिर हिलाया और पहाड़ पर चढ़ता रहा। हू लिंगर गहरी नींद में थी और उसे बस यही लग रहा था कि किन म्यू की गर्दन पर लेटना बहुत आरामदायक है। जब वो टूटी हुई चट्टान के पास पहुंचा तो किन म्यू की गति अचानक धीमी हो गई। हू लिंगर को लगा जैसे किन म्यू की गर्दन से सुइयां निकल रही हैं और उसे चुभ रही हैं, इसलिए उसने तुरंत करवट बदली, लेकिन चुभन अभी भी बनी हुई थी। छोटी लोमड़ी ने कुछ और पोज बदले, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे किन म्यू एक विशाल साही में बदल रही हो। उसने अपनी नींद भरी आंखें सिकोड़ी और अपने नींद से भरे पंजे बढ़ाकर किन म्यू की गर्दन को छुआ। उसे कोई लंबी कील तो नहीं मिली, लेकिन कील जैसी सनसनी जरूर थी। क्या युवा स्वामी अपना असली रूप दिखा रहे हैं? सफेद लोमड़ी अभी भी भ्रमित थी, जबकि किन म्यू रुक गया था। तभी हू लिंगर ने देखा कि किन म्यू के सामने खड़ी चट्टान पर कोई खड़ा है। भिक्षु का लंबा सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहा था जब वो चट्टान पर खड़ा उनकी ओर देख रहा था। किन म्यू? सफेद वस्त्र पहने उस भिक्षु ने पूछा। किन म्यू ने सिर हिलाया। हाँ, आप हैं? श्वेत वस्त्रधारी भिक्षु ने अपनी हथेली शरीर के सामने उठाई। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ वो बुद्ध जैसा लग रहा था और उसकी अलौकिक आवाज बुद्ध की आवाज जैसी लग रही थी। तुम बहुत ही उद्दंड हो गए हो और तुम्हें वश में करना मुश्किल हो गया है, इसलिए ये छोटा भिक्षु तुम्हें समझाने और तुम्हारी उद्दंडता पर काबू पाने के लिए विशेष रूप से यहाँ है। अपना हथियार दिखाओ। किन म्यू हैरान होकर बोला, वरिष्ठ भाई, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है। श्वेत वस्त्रधारी भिक्षु का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था और बुद्ध का उनका रूप बिना किसी निशान के गायब हो गया था। चट्टान से नीचे कूदते हुए वो मुस्कुराते हुए किन म्यू पर हमला करने के लिए सिर के बल गिरा। जब तुम मुझसे ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम स्वाभाविक रूप से मेरा नाम जान जाओगे। उसका शरीर हवा में लहरा रहा था। तभी अचानक एक अजगर दहाड़ा और एक हाथी की तुरही बज उठी। किन म्यू ने सिर उठाकर देखा तो बुद्ध की किरणें चमक रही थीं और एक विशाल अजगर से लिपटा एक विशाल बुद्ध एक सफेद हाथी पर सवार होकर नीचे गिर पड़ा। यह एक ऐसा दर्शन था जो श्वेत वस्त्रधारी भिक्षु की प्राणची द्वारा निर्मित हुआ था। उसकी प्राणची अन्य विद्वानों की तुलना में कहीं अधिक सघन थी और ताओवादी लिंग यून की प्राणची से कमतर थी। इस तरह का हमला मुट्ठी का कौशल होना चाहिए जिसमें मंत्रों का मिश्रण हो। मंत्र आत्मा पर लक्षित हमले थे, जबकि कुंडलित ड्रैगन और हाथी पर सवार मुट्ठी का कौशल भौतिक शरीर पर लक्षित हमला था। 2 आक्रमणों ने मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाया जिसमें एक कुंडली मारे हुए अजगर की दहाड़ और एक हाथी की तुरही बजती हुई सवारी दिखाई दे रही थी। यह आक्रमण, जो लगभग एक दिव्य कला था, इस श्वेत वस्त्रधारी भिक्षु की श्रेष्ठता दर्शाने के लिए पर्याप्त था। किन म्यू का उत्साह बहुत बढ़ गया और वो थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अंततः उसकी मुलाकात एक विशेषज्ञ से हुई।
राजधानी में आने के बाद से जिन विद्वानों से उसकी मुलाकात हुई वे सभी क्वॉटिंग जैसे ही थे। यहाँ तक कि निर्देशक ताओवादी लिंग यून भी उसकी एक तलवार से ही अपमानित हो गया था, जिससे उसके लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ना मुश्किल हो गया था। सफ़ेद वस्त्र पहने वो भिक्षु, जो अपना नाम नहीं बताना चाहता था, स्पष्टतः बहुत शक्तिशाली था, जिससे उसकी युद्ध भावना जागृत हो गई। जब से उसने अनंत शांति साम्राज्य की धरती पर कदम रखा था, उसने सभ्य होने का नाटक करने की कोशिश की थी, और वो इससे बहुत थक चुका है। अपनी हड्डियों में वो अभी भी देवताओं द्वारा त्यागा हुआ एक व्यक्ति था, जो महान खंडहरों की बर्बर भूमि का निवासी था। एक त्यागे हुए व्यक्ति के रूप में जिसकी देवताओं द्वारा परवाह नहीं की जाती थी, वो एक क्रूर और कठोर प्राणी था, जो नदियों में उतरकर बाढ़ के ड्रैगन को मारने और पहाड़ों पर चढ़कर चाकू से अजीब जानवरों को पकड़ने का साहस करता था। अनुवादक, नाइनटेल। संपादक, fish_creek। किन म्यू जोर से हंसा और उसका शरीर कांप उठा, जिससे हू लिंगर दूर भाग गया। अपने दोनों घुटने मोड़कर वो अचानक उछल पड़ा और अपने हाथ आकाश की ओर उठाकर उस विशाल बुद्ध के सामने खड़ा हो गया, जो हाथी पर सवार था और जिसके चारों ओर एक अजगर कुंडली मारे बैठा था। वज्रपात 8 प्रहार छठे रूप, वज्रचक्कर 10,000 बुद्ध। धमाका। उसी समय हवा में गड़गड़ाहट की आवाज हुई, जब एक आकृति आकाश में ऊपर उठी, जबकि दूसरी तेजी से नीचे उतरी। किन म्यू की आंखों में एक उन्मत्त भाव उभर आया जब उसने अपना सिर उठाकर उस गिरती हुई आकृति को देखा। जैसे ही यून क्यू जमीन पर गिरा, उसके कानों में बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी और उसने किन म्यू के घूंसे आते देखे। हर घूंसा गड़गड़ाहट के साथ फूट रहा था, जो लोगों के दिल और आत्मा को झकझोर सकता था। डोंग डोंग डोंग। किन म्यू के कदम जमीन पर किसी विशाल हाथी के कदमों जैसे बेहद भारी थे। उसके शरीर की सारी मांसपेशियां धड़क रही थीं और उसने अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए अपनी सारी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया। जब उनके मुक्के टकराए तो यून क्यू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसे लगा कि प्रतिद्वंद्वी की प्राणशक्ति असीम थी और उसने उसकी प्राणशक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया। उसने तुरंत अपने कदम बदले और किन म्यू के मुक्कों से बचाव करते हुए पीछे हट गया। उसे बस यही लग रहा था कि उसकी सारी चालें, उसकी बारीकियां और बेहद शानदार चालें अब नहीं चल पा रही थीं और वो अपने प्रतिद्वंदी की मुक्कों को रोकने के लिए सिर्फ अपनी मुट्ठियों का ही इस्तेमाल कर पा रहा था। उनके पास अपनी चालें और मंत्र चलाने के लिए बिल्कुल भी समय और संभावना नहीं थी। कमल सिंहासन मुद्रा, कमल पुष्प, अनमोल शरीर, अनमोल कुप्पी मुद्रा। यून क्यू चिल्लाया और उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। मुद्रा के साथ उसके पैरों के नीचे एक कमल का सिंहासन प्रकट हुआ और उसके शरीर के चारों ओर संस्कृत के शब्द लगातार घूम रहे थे। इन संस्कृत शब्दों ने एक कीमती फूलदान का आकार बना लिया और यून क्यू को फूलदान में छिपने में मदद की। किन म्यू ने एक और मुक्का मारा और बिजली कड़क उठी। सोने की घंटी, कमल का सिंहासन या कीमती कुप्पी सब चकनाचूर हो गए। यून क्यू की मुट्ठियां पहले ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं और खून उसके साफ सफेद बौद्ध वस्त्र पर फैल गया था। उस पर लगे चमकीले लाल धब्बे बेर के फूलों जैसे लग रहे थे, हालांकि बेर के फूल जल्द ही मुरझा गए। उसके सफेद कपड़े भी एक अनमोल खजाना होने चाहिए थे, जिन पर न दाग लगे और न ही वे गंदे हुए। यून क्यू की बाहें नरम पड़ गईं और वो लगभग अपनी बाहें उठा नहीं पा रहा था। उसकी चाल धीमी हो गई और उसे एहसास हुआ कि ये बुरा है। फिर किन म्यू ने उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा और उसे चट्टान की जेड दीवार से टकरा दिया। वो नीचे फिसल गया और बेहोश हो गया। इंपीरियल कॉलेज में अभी भी विशेषज्ञ मौजूद हैं। किन म्यू मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से खुश था। बस इतना था कि उसने अभी अपनी हड्डियां नहीं फैलाई थीं और सफेद वस्त्रधारी भिक्षु पहले ही उसे पटक कर बाहर कर चुका था, जिससे उसे अफसोस हुआ। कोई भी भिक्षु जो प्रकट होता मेरे इतने प्रहार झेल सकता था। कुलपति सही कह रहे हैं, इंपीरियल कॉलेज के लोग अभी भी प्रतिभाशाली हैं। मैं शाश्वत शांति साम्राज्य के लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। युवा स्वामी, क्या आपका काम हो चुका है? हू लिंगर को बस खुद को संभालने का ही समय मिला था और इससे पहले कि वो शो का आनंद ले पाती, वो खत्म हो चुका था, इसलिए वो थोड़ी निराश हुई। वो तुरंत आगे बढ़ी और यूं क्यू के शरीर के आसपास खुदाई करने लगी, कीमती चीजें ढूंढने की कोशिश करने लगी। एक क्षण बाद छोटी लोमड़ी गुस्से से बड़बड़ाई, बेचारा साधु। लिंगर, उसके कपड़े खराब नहीं हैं और काफी कीमती होंगे, किन म्यू ने उसे अच्छे इरादे से कहा। हू लिंगर ने साधु का चोगा उतार दिया। कपड़ों पर धूल का एक कण भी नहीं लगा था और उन्हें फाड़ा भी नहीं जा सकता था, जिससे छोटी लोमड़ी बहुत खुश हुई। ये साधु इन कपड़ों के बदले जरूर ढेर सारा पैसा लाएगा। सही कहा छोटे मालिक, इसका नाम क्या है? किन म्यू जेड चट्टान पर कूद गया और अपना सिर हिलाते हुए विद्वान के निवास की ओर चलता रहा। मुझे कैसे पता? मैंने उससे पहले भी पूछा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है कि हारने के बाद शायद उसे अपनी इज्जत खोने का डर था। उस भिक्षु के पास अद्भुत अंतर्दृष्टि है और वो खुद को अच्छी तरह जानता है। कुछ ही दूरी पर यू किंग होंग ने अपने दिल के सदमे को दबा लिया और अपने भेड़िया दास को वहां ले आई।
देखने के लिए चट्टान से नीचे उतरते हुए यूं क्यों बेहोश हो चुका था और खून से सनी सफ़ेद शॉर्ट पैंट पहने हुए चट्टान के नीचे पड़ा था। उनकी सफ़ेद छोटी पैंट उनके बौद्ध वस्त्र जितनी मूल्यवान नहीं थी और सामान्य कपड़े से बनी थी। यूं क्यों तो बिल्कुल बेकार है, उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। हालांकि ये किन म्यू वाकई बहुत ताकतवर है। भेड़िया दास, तुम उसके मुकाबले कितने ताकतवर हो? यू किंग होंग ने पूछा। भेड़िया दास की आंखें चमक उठीं और उसने जीभ घुमाते हुए कहा, मेरे पास जादुई चाकू की कला है, युद्ध के मैदान का वध करने वाला चाकू जो उसकी पूरी ताकत लगा सकता है। हालांकि मैं केवल 10 चाल ही चल सकता हूं, 10 चालों के बाद मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। यू किंग होंग की आंखें चमक उठीं। उन्हें फाड़ा भी नहीं जा सकता था, जिससे छोटी लोमड़ी बहुत खुश हुई। ये साधु इन कपड़ों के बदले जरूर ढेर सारा पैसा लाएगा। सही कहा छोटे मालिक, इसका नाम क्या है? किन म्यू जेड चट्टान पर कूद गया और अपना सिर हिलाते हुए विद्वान के निवास की ओर चलता रहा। मुझे कैसे पता? मैंने उससे पहले भी पूछा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है कि हारने के बाद शायद उसे अपनी इज्जत खोने का डर था। उस भिक्षु के पास अद्भुत अंतर्दृष्टि है और वो खुद को अच्छी तरह जानता है। कुछ ही दूरी पर यू किंग होंग ने अपने दिल के सदमे को दबा लिया और अपने भेड़िया दास को वहां ले आई। देखने के लिए चट्टान से नीचे उतरते हुए यूं क्यों बेहोश हो चुका था और खून से सनी सफ़ेद शॉर्ट पैंट पहने हुए चट्टान के नीचे पड़ा था। उनकी सफ़ेद छोटी पैंट उनके बौद्ध वस्त्र जितनी मूल्यवान नहीं थी और सामान्य कपड़े से बनी थी। यूं क्यों तो बिल्कुल बेकार है, उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। हालांकि ये किन म्यू वाकई बहुत ताकतवर है। भेड़िया दास, तुम उसके मुकाबले कितने ताकतवर हो? यू किंग होंग ने पूछा। भेड़िया दास की आंखें चमक उठीं और उसने जीभ घुमाते हुए कहा, मेरे पास जादुई चाकू की कला है, युद्ध के मैदान का वध करने वाला चाकू जो उसकी पूरी ताकत लगा सकता है। हालांकि मैं केवल 10 चाल ही चल सकता हूं, 10 चालों के बाद मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। यू किंग होंग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, तुम जाओ। भेड़िया दास ने झुककर आज्ञा का पालन किया। उसके हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़े और 2 झटकों की आवाज के साथ उसकी पीठ के पीछे एक दूसरे पर चढ़े हुए 2 घुमावदार चाकू म्यान से बाहर आ गए। इन 2 गहरे काले चाकुओं में कोई अशुद्धता नहीं थी, मानो वे अत्यंत काली धातु से गढ़े गए हों। इसके अलावा ये 2 घुमावदार और संकीर्ण चाकू 3 गज लंबे थे। भेड़िया गुलाम तेज कदमों से आगे बढ़ा और तेज होता गया। उसने अचानक अपने हाथ खोले और उसका प्राणवायुची धागा बाहर निकल आया। अपने चाकुओं को ची से नियंत्रित करते हुए उसने चुपचाप दोनों जादुई चाकुओं को हवा में उड़ाया और किन म्यू की ओर वार किया। हालांकि चाकू की रोशनी के आगे मजबूर होकर किन म्यू भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। न सिर्फ वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बल्कि उसे लगातार पीछे हटना पड़ रहा था। किन म्यू का पीछे हटना किसी हरे रेंगते हुए अजगर जैसा लग रहा था और भेड़िया दास की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये पीछे हटना नहीं था, बल्कि एक कुंडलित अजगर था। ड्रैगन बड़ा या छोटा हो सकता था, वो फैला हुआ या कुंडली मारे हुए हो सकता था। जब कोई ड्रैगन कुंडली मारे तो इसका मतलब था कि वो हमला करने के लिए तैयार है। भेड़िया दास मूल रूप से भेड़िया भंडार देश का एक व्यक्ति था। चूंकि उसे युद्ध के मैदान में यू किंग होंग ने बंदी बना लिया था, इसलिए भेड़िया भंडार देश के नियमों के अनुसार वो यू किंग होंग का भेड़िया दास बन गया और उसकी सेवा करने लगा। हालांकि उसकी क्षमताएं यू किंग होंग से ज्यादा कमजोर नहीं थीं। इसके अलावा वो लंबे समय तक युद्ध के मैदान में रहे थे और जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव किया था, इसलिए उनका युद्ध अनुभव अत्यंत समृद्ध था। किन म्यू को पीछे हटते देखकर उसे बेहद खतरनाक एहसास हुआ, मानो किसी विशाल अजीबोगरीब राक्षस ने उसे निशाना बनाया हो। उसके जादुई चाकुओं की गति और तेज हो गई, लेकिन किन म्यू ने पहले ही अपनी गति जमा कर ली थी। अचानक किन म्यू ने एक ऐसा मुक्का मारा जिससे उसकी सीमा टूट गई और तुरंत ही ड्रैगन की लंबी और तेज दहाड़ें निकलने लगीं। दोनों जादुई चाकुओं का नियंत्रण खत्म हो गया और वे भेड़िया दास की ओर तेजी से बढ़े। जादुई चाकुओं के साथ साथ किन म्यू का विशाल और जबरदस्त मुक्का भी था। उसकी मुट्ठी का निशाना एक विशाल दुष्ट अजगर में बदल गया जो सीधे आगे की ओर झपटा। भेड़िया दास जोर से चिल्लाया और उसकी प्राणशक्ति फूट पड़ी। तुरंत ही एक ऐसी शक्ति फूट पड़ी जो बंजर रेगिस्तान में रक्तलाल सूरज की तीक्ष्णता जैसी थी और उसकी कमीज फट गई। उसके पूरे शरीर पर भेड़िया ड्रैगन के निशान दिखाई देने लगे और उसने अपनी दोनों हथेलियां आगे की ओर धकेलीं और अपनी सारी प्राणशक्ति अपनी दोनों हथेलियों में भर ली। टकराना। एक जोरदार कंपन हुआ और भेड़िया दास का शरीर पीछे की ओर खिसक गया। 2 जादुई चाकुओं से उसकी पसलियों में छुरा घोंपकर वो 30 गज पीछे खिसका और एक पहाड़ी चट्टान से टकराया। तभी उसकी गति रुकी। लिंगर, उसे लूटने की कोई जरूरत नहीं है, उसे ठीक होने के लिए कुछ पैसे दे दो। किन म्यू ने हु लिंगर को वापस बुलाया, जो युद्ध की लूट को लूटने की तैयारी कर रहा था, और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उसने हथियारों का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने अधिक जोर से वार किया था। उसकी चोटें हल्की नहीं थीं और उसे खुद को ठीक करने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। हु लिंगर ने अपने होंठ फुलाए। कितनी अफसोस की बात है, वे 2 चाकू बुरे नहीं हैं।
किनम्यू ने अपना सिर हिलाया और चला गया। ये अभी भी मेरे जितना अच्छा नहीं है। हालांकि उसकी शक्ति बुरी नहीं है और उसकी युद्ध जागरूकता उस भिक्षु से कहीं अधिक मजबूत है। यू किंगहोंग ने किनम्यू के दूर जाने का इंतजार किया और फिर भेड़िया दास के पास पहुंची। भेड़िया दास के मुंह से खून टपक रहा था और उसकी दोनों पसलियों में घुसे 2 जादुई चाकुओं की वजह से वो पहाड़ पर कीलों से जड़ा हुआ था और हिल भी नहीं पा रहा था। गुरुजी, मैंने गलत अनुमान लगाया था, भेड़िया दास ने शर्म से कहा। मैंने 10 चालें चली थीं, लेकिन उसने केवल 3 ही चलीं। सावधान। जैसे ही उसने ये कहा, यू किंगहोंग को अचानक अपनी पीठ के पीछे एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई शरीर उससे चिपका हुआ हो, जिससे उसका दिल थोड़ा कांप उठा। एक व्यक्ति उसकी पीठ से लगा हुआ था और उसकी पीठ से पीठ सटा हुआ था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो व्यक्ति कब आया। तभी किनम्यू की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। बड़ी बहन, वो आपका गुलाम है। क्या आपने अपने गुलाम को मुझ पर हमला करने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि आपको लगता है कि मैं इंपीरियल कॉलेज में किसी को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? यू किंगहोंग के माथे पर घना पसीना आ गया। अचानक उसके कदम जमीन पर पड़े और वो तेजी से दूर हट गई। हालांकि किनम्यू का शरीर अभी भी उसकी पीठ से चिपका हुआ था और उसके कान के पास फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। क्या बड़ी बहन को मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? यू किंगहोंग की खोपड़ी सुन्न हो गई और उसका शरीर किसी प्रेत की तरह बेहद तेज गति से हिल रहा था। उसके पैरों की हरकतें बादलों के निशान और गौरैया की परछाई जैसी थीं, लेकिन वो चाहे जैसे भी हिले, किनम्यू उसकी पीठ से सटा हुआ था, मानो कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। क्लाउड ट्रेस स्पैरो शैडो शरीर की सबसे बेहतरीन तकनीक वाली दिव्य कला थी जो उसने सीखी थी। हालांकि वो दिव्य कला नहीं कर सकती थी, फिर भी वो बादलों के बीच चल सकती थी और गौरैया की तरह नीचे उड़ सकती थी। हालांकि इतनी शक्तिशाली शरीर तकनीक वाली दिव्य कला के बावजूद किनम्यू को झटक पाना असंभव था। अचानक यू किंगहोंग को अपने पीछे खड़े बड़े लड़के की मांसपेशियां ऐंठती हुई महसूस हुईं, मानो उसकी त्वचा के नीचे सांप हों। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई और डर के मारे उसकी कोमल त्वचा पर भी छोटे छोटे रोंगटे खड़े हो गए। युद्ध तकनीक स्कूल की पक्की कौशल तकनीक। किनम्यू ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और यू किंगहोंग ने किनम्यू के साथ चलने के लिए अपने दिल में डर को दबा लिया। वो जानती थी कि युद्ध तकनीक स्कूल की निश्चित मारक तकनीक को बहुत नज़दीक से ही अंजाम देना होता है। अगर वो किनम्यू की पीठ पर चिपकी रही और उसे मुड़ने नहीं दिया, तो किनम्यू के लिए अपनी निश्चित मारक तकनीक को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी किनम्यू उसके करीब चिपका हुआ था और अब वो किनम्यू के करीब चिपकी हुई थी और उसके नक्शेकदम पर चल रही थी। उसे 1 इंच भी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। यदि वो उसे छोड़ देती तो उसका सिर और शरीर संभवतः अलग अलग हिस्से बन जाते। युद्ध तकनीक स्कूल के एक विशेषज्ञ के करीब होने का मूल रूप से मतलब था कि ये निष्पादन का आदेश था। वे दोनों एक दूसरे से पीठ टिकाए तेजी से आगे बढ़ रहे थे और इंपीरियल कॉलेज के पहाड़ों पर नाचती हुई तितली की तरह लग रहे थे। पहाड़ों पर मौजूद कई विद्वान रुककर उन दोनों को देख रहे थे और लगातार आश्चर्य से बोल रहे थे। किनम्यू ने कढ़ाई वाले कपड़े पहने थे, जबकि यू किंगहोंग ने हरे कपड़े पहने थे और वे दोनों तितली के पंखों के टुकड़े जैसे लग रहे थे। इसके अलावा वे एक दूसरे से सटे हुए थे, इसलिए लोगों का बेतुके और काल्पनिक विचारों में खो जाना आसान था। एक विद्वान ने व्यंग्य किया, ये धोखेबाज जोड़ा है जिससे सड़ांध की ऐसी गंध आती है कि दिन के उजाले में लोगों को उल्टी आने लगती है। अचानक एक धमाके की आवाज़ हुई जब किनम्यू हॉल ऑफ इज़योर यांग के स्तंभ पर वापस झुक गया। लिंगर, चलो चलें। किनम्यू ने हु लिंगर को बुलाया। उसे लूटने के बारे में मत सोचो। अगर तुम उसे लूटना चाहती हो तो तुम्हें उसे खंभे से नीचे खींचना होगा। वो बुरी भी नहीं है, वो मेरे साथ बराबरी करने में माहिर है। लिंगर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अनिच्छा से पीछे मुड़कर देखा। उसने केवल यू किंगहोंग को किनम्यू द्वारा नीला यांग के हॉल के स्तंभ में ठूंसा हुआ चेहरा देखा। अध्याय 129 तलवार भगवान छिपा प्रकाश। अनुवादक नाइनटेल, संपादक fish_creek। चारों ओर के विद्वान स्तब्ध थे। जिस विद्वान ने सड़न की गंध के बारे में बताया था वो तो और भी हैरान था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो युवक युवती पहले नाच रहे थे वे पल भर में इतने निर्दयी हो गए थे। कढ़ाईदार कपड़े पहने उस युवक ने उस युवती को सीधे पीतल के खंभे से टकरा दिया था। ये दृश्य इतना भयावह था कि सबके दिलों पर एक गहरा आघात लगा। कुछ ही देर बाद चेन वान्युन वहां आया और उसने पीतल के खंभे पर अपनी हथेली से जोर से तमाचा मारा। खंभा जोर से कांप उठा और उसमें धसी यू किंगहोंग ऐसे गिर पड़ी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। फिर उसने अपना चेहरा ढक लिया और वहां से चली गई। युवती का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और वो दुनिया का सामना नहीं कर पा रही थी। वो अकेले ही खंभे से बाहर जा सकती थी, लेकिन बाहर विद्वानों की भीड़ देखकर उसे लगा कि उसकी बदनामी होगी, इसलिए वो कुछ देर और खंभे में ही रही और कम लोगों के आने पर वहां से निकलने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से और भी लोग आ गए।
चेन वान यून उस भेड़िया दास के पास आया जिसे चाकुओं ने जकड़ रखा था, और उसने भेड़िया दास को छुड़ाने के लिए दोनों जादुई चाकुओं को बाहर निकाल लिया। फिर वो जेड चट्टान से कूद गया और अपनी बाहरी कमीज उतारकर भिक्षु यून क्यू को उड़ा दी। काम पूरा होने के बाद उसने उसे जगाया। यून क्यू ने अपनी बची हुई सफ़ेद पैंट देखी और तुरंत समझ गई कि उसे किन म्यू नाम के उस युवक ने लूट लिया है। वो शर्मिंदा और लज्जित महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। उसके सफ़ेद बौद्ध वस्त्र का मूल्य असाधारण था, यहाँ तक कि सामान्य आत्मिक हथियारों से भी ज्यादा। यून क्यू को अपने लिए बौद्ध वस्त्र खरीदने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करने हेतु अपनी सारी कीमती चीजें बेचनी पड़ीं, फिर भी वो वस्त्र किन म्यू द्वारा चुरा लिया गया। कुछ ही देर बाद चेन वान यून, यून क्यू, यू किंग होंग और भेड़िया दास फिर से एक साथ इकट्ठा हुए। चेन वान यून मुस्कुराई। छोटे भाई, छोटी बहन, किन म्यू की क्षमता कैसी है? यू किंग होंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें उसे हराने का आत्मविश्वास नहीं था, इसीलिए तुमने उसकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए हमें अग्रिम पंक्ति में शामिल कर लिया। बड़े भाई, क्या तुम थोड़े ज्यादा चालाक नहीं हो? चेन वान यून ने उदासीनता से उत्तर दिया, युद्ध में सब जायज है। यही मैंने युद्ध के मैदान में सीखा है। मैंने ये भी सीखा है कि हर युद्ध में विजयी होने के लिए खुद को और अपने दुश्मन को जानो। उसकी कमजोरी जाने बिना मैं कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाऊंगा। तुम दोनों की क्षमताएं मुझसे कमजोर नहीं है, और चूंकि तुम उसे नहीं जीत सकते, इसलिए मेरे लिए भी ये मुश्किल होगा। इसलिए मैं केवल उसकी कमजोरी ही ढूंढ सकता हूं। अगर मैं भी हार गया तो वो हमारे स्कॉलर निवास का बड़ा भाई बन जाएगा और हमारा चेहरा बन जाएगा। यून क्यू ने अधिक स्वीकार्यता दिखाते हुए पूछा, बड़े भाई, आपने क्या देखा? उनके मंत्र, साधना, चाल, युद्ध जागरूकता, तकनीक और सोच सभी प्रथम श्रेणी के हैं। चेन वान्युन ने आगे कहा, उसने अपनी हथेली की शक्ति से तुम्हारे साथ मुकाबला किया। तुम बौद्ध धर्म की साधना करते हो और तुम्हारी साधना अत्यंत सघन है। बौद्ध धर्म की दिव्य कलाओं में अद्भुत रक्षा शक्ति है, फिर भी इसका अर्थ है कि उसकी साधना शक्ति तुमसे भी अधिक है। भेड़िया दास की साधना भी अत्यंत सघन है और चाकूबाजी युद्ध भूमि में वध की तकनीक है। हालांकि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका और 3 चालों में ही हार गया। इसका अर्थ है कि उसकी युद्ध चेतना और चालें भी उच्च श्रेणी की हैं, और कनिष्ठ बहन यू को हराने के लिए उसने अपनी तकनीकों और सोच पर भरोसा किया। जब कनिष्ठ बहन यू भेड़िया दास की चोटों की जांच कर रही थीं, तो वो चुपचाप पास आया और कनिष्ठ बहन को अपना मौका गंवा दिया, जिससे तुम्हारे पास उसके साथ नाचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और तुम उसके जाल में फंस गईं। यू किंग होंग को उस स्थिति की याद आ गई जब उसे किन म्यू से चिपके रहना पड़ा था, और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने ठंडी सांस ली। चेन वान्युन ने आगे कहा, उसने अपनी तलवार का बहुत तेजी से इस्तेमाल करके ताओवादी लिंग यून को चोट पहुंचाई, जिससे महल के हॉल के सामने उसका अपमान हुआ। इसका मतलब है कि उसकी तलवारबाजी सबसे मजबूत है। इसके अलावा उसने विद्वानों के निवास में 1 दर्जन से ज्यादा विद्वानों को उनकी चेतना को नियंत्रित करने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल करके हराया था, इसलिए वो मंत्रों में भी पारंगत है। इस व्यक्ति में लगभग कोई कमजोरी नहीं है। यून क्यू और यू किंग होंग जितना सुनते गए उतने ही हैरान होते गए। हालांकि यू किंग होंग ने विद्वानों को हराने के लिए किन म्यू द्वारा अपनाई गई चालों के बारे में पूछताछ की थी और खुद को जानो और अपने दुश्मन को जानो का लक्ष्य हासिल करना चाहती थी, फिर भी वो चेन वान्युन जितनी समझ नहीं पाई थी। चेन वान्युन पिछले कुछ वर्षों से बड़े भाई के पद पर बैठे थे। निश्चित रूप से उनकी कोई अवांछित प्रतिष्ठा नहीं थी। हम ऐसे आदर्श व्यक्ति को कैसे हराएंगे जिसमें कोई कमजोरी नहीं है? यून क्यू ने बुदबुदाया। चेन वान्युन ने उदासीनता से कहा, ये हमारे विद्वान निवास के चेहरे, हमारे इंपीरियल कॉलेज के चेहरे, हम शाश्वत शांति साम्राज्य के विद्वानों के चेहरे से संबंधित है, इसलिए उसे हारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। वो एक परित्यक्त व्यक्ति है जो महान खंडहर से बाहर चला गया है। यदि वो नहीं हारता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शाश्वत शांति साम्राज्य के विद्वान एक परित्यक्त व्यक्ति से नीच हैं? उनका उत्साह जागृत हुआ और उन्होंने धीरे से कहा, उनमें इन सभी पहलुओं में कोई कमजोरी नहीं है, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाया और उनकी तकनीक में कमजोरी ढूंढने की कोशिश की और मुझे वो मिल गई। यून क्यू और यू किंग होंग के दिल कांप उठे और वे दोनों उसकी ओर देखने लगे। चेन वान्युन हल्के से मुस्कुराया, मुझे उसकी तकनीक में कमजोरी दिखी। जब उसने तुमसे लड़ते हुए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया था तो उसमें कमजोरी का एक निशान था जो उसकी प्राण शक्ति के संचारण से लगभग पता नहीं चल पाया था। यही उसकी कमजोरी है। मुझे उसकी कमजोरी का सही पता लगाने के लिए अभी कुछ समय तक उसका निरीक्षण करना होगा। यू किंग होंग ने भी तहे दिल से स्वीकार किया और आह भरते हुए कहा, पिछले कुछ सालों से हम आपसे हारते आ रहे थे, इसकी एक वजह है, आप वाकई हमसे एक कदम ऊपर हैं। जैसे ही किन म्यू विद्वान निवास की ओर चल रहा था, सभी विद्वान भयभीत लग रहे थे। ये स्पष्ट था कि कई लोगों ने पहले ही ये दृश्य देख लिया था कि किन म्यू ने यू किंग होंग को पीतल के खंभे में तोड़ दिया था और भेड़िया दास को पहाड़ की चट्टान पर कीलों से ठोंक दिया था। उसने अनुमान लगाया कि उनमें से कुछ ने ये खबर भी सुनी होगी कि उसने यून क्यू को बेहोश करके चट्टान के नीचे फेंक दिया था।
स्कॉलर के निवास के 3 सबसे बड़े विशेषज्ञों में से 2 को पहले ही महान खंडहर के परित्यक्त व्यक्ति ने बुरी तरह हरा दिया था। चेन वान्यून के अलावा किन म्यू का प्रतिद्वंद्वी और कौन हो सकता था? किन म्यू ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अपने घर में चला गया। उसके बाद एक छोटी लोमड़ी का सिर बाहर निकला और चिल्लाया, क्या कोई है जो अब भी इन तलवारों के बक्सों को चाहता है? अगर कोई इन्हें नहीं चाहता तो मैं इन्हें राजधानी शहर में बेच दूंगा। एक पल इंतजार करें। एक विद्वान ने तुरंत चिल्लाकर कहा, एक क्षण रुको, मैं अपनी तलवार का केस वापस खरीदना चाहता हूं, और मैं इसे मत बेचना। जब मेरे पास पर्याप्त पैसा बच जाएगा तो मैं इसे छुड़ाने आऊंगा। छोटी लोमड़ी, इस महीने का मेरा मासिक भत्ता अभी तक नहीं आया है। क्या तुम मुझे जगह दे सकती हो और पहले मुझे मेरी तलवार का डिब्बा वापस दे सकती हो? ऐसी स्थिति में आपको ऋणग्रस्तता का प्रमाण पत्र लिखना होगा, और जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो उसे वापस ले लेना होगा। डॉट 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 डॉट। हूलिंगर ने तलवारों के केसों से निपटना समाप्त किया और कुछ ऋण प्रमाण पत्रों को घर में वापस ले आया। युवा स्वामी, क्या आप जांच सकते हैं कि क्या ये ऋण प्रमाण पत्र सही ढंग से लिखे गए हैं? मैं पढ़ नहीं सकता। किन म्यू मुस्कुराती हुई प्रतीत हुई, लेकिन साथ ही मुस्कुराती हुई नहीं दिखी। तुम पढ़ नहीं सकती और तुमने ऋणग्रस्तता के प्रमाण पत्र स्वीकार करने का साहस किया? ये ऋणग्रस्तता के प्रमाण पत्र सही हैं, तुम्हें बस इन्हें अच्छी तरह से रखना होगा। हूलिंगर बहुत खुश हुई और उसने जल्दी से ऋण प्रमाण पत्रों को दीवार के एक छेद में रख दिया। किन म्यू ने उसे बुलाया और कहा, स्कूल शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी हैं, इसलिए मैं तुम्हें आत्मा निर्माण तकनीक सिखाऊंगा। हूलिंगर तुरंत ठीक से बैठ गई और किन म्यू ने आत्मा निर्माण तकनीक समझाना शुरू किया। आत्मा निर्माण तकनीक 7 सृजन लेखों में से अंतिम लेख था। इस तकनीक का अभ्यास मनुष्य और राक्षस दोनों ही कर सकते थे। कुछ दिनों तक महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद किन म्यू ने पाया कि आत्मा निर्माण तकनीक राक्षसों के लिए साधना हेतु अधिक उपयुक्त थी। बधिरों से सीखकर उसने ढेर सारी किताबें और साहित्य पढ़ा था। बधिरों ने उसे सिर्फ रुइज्म ही नहीं बल्कि तमाम तरह की प्राचीन कविताएं भी सिखाई थीं, जिनका उच्चारण बेहद कठिन था। हालांकि इस वजह से किन म्यू के लिए दूसरे धर्म ग्रंथों को समझना ज्यादा आसान हो गया था। किन म्यू ने अपनी व्याख्या को सरल बनाने और छोटी लोमड़ी के लिए धर्म ग्रंथ को समझना आसान बनाने की पूरी कोशिश की। 7 सृजन लेखन महान शैक्षिक स्वर्गीय शैतान धर्म ग्रंथों में सर्वोच्च स्तर की तकनीकों में से एक थे, और महान शैक्षिक स्वर्गीय शैतान धर्म ग्रंथ एक ऐसी तकनीक थी जो किसी को देवता या शैतान बना सकती थी, और यह स्वर्गीय शैतान पंथ की सर्वोच्च पवित्र बाइबल थी। इसमें आत्मा सृजन तकनीक भी शामिल थी, इसलिए इस तकनीक का चमत्कार स्पष्ट था। किन म्यू ने महसूस किया था कि आत्मा निर्माण तकनीक राक्षसों के लिए अधिक उपयुक्त थी। इसका मुख्य कारण ये था कि राक्षसों और हूलिंगर और शैतान बंदर जैसे अजीब जानवरों के पास न तो आत्मा भ्रूण थे और न ही दिव्य खजाने थे। चूंकि उनके पास ये नहीं थे, इसलिए वे इन्हें स्वयं ही बना सकते थे। अब चूंकि हूलिंगर आत्मा निर्माण तकनीक का अभ्यास कर रही थी, वो अपना स्वयं का आत्मा भ्रूण बना सकती थी और यहां तक कि अपने आत्मा भ्रूण का रूप भी बदल सकती थी। 2 दिन बाद इंपीरियल कॉलेज अंततः शुरू हो गया। किन म्यू और अन्य नए विद्वान निदेशालय के साथ गोदाम में गए और अपनी तलवारों की पेटियां, गोलियां, पोशाकें, गोलियों की भट्टियां, जेड, ब्रश, स्याही और गोलियां उठाईं। वहां पैसों से भरी एक बोरी भी थी, जिसके बारे में कहा गया था कि वो अधिकारी का वेतन है। हालांकि किन म्यू ने विद्वानों से सुना कि ये मासिक भत्ता है और इसे महीने में एक बार लिया जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति इंपीरियल कॉलेज का विद्वान बन जाता है, वो पहले से ही 8वीं रैंकिंग का अधिकारी होता है, इसलिए शाही दरबार को उसे वेतन देना पड़ता है। किन म्यू ने अपनी चीजें उठाईं और सर्वोच्च शिक्षा भवन के सामने पहुंचे। युवा कुलपति एक भाषण दे रहे थे जो विद्वानों को साधना और कठिन अध्ययन के लिए प्रेरित करने के अलावा और कुछ नहीं था। किन म्यू ने सामान वापस अपने कमरे में रख दिया और दूसरे नए विद्वानों के साथ व्याख्यान के लिए गुप्त प्रकाश कक्ष में चले गए। वहां कुछ राज परिवार के लोग भी थे जो ज्ञान प्राप्त करने आए थे। किन म्यू ने इधर उधर देखा तो उन्हें एक जानी पहचानी युवती दिखाई दी जो उन्हें आंख मार रही थी। हालांकि जब उसकी नज़र दूसरों पर पड़ती तो वो युवती उनसे दूर हो जाती। 7वीं बहन, आप क्या कर रही हैं? वो युवती लिंग युक्स्यू थी और उसके बगल में बैठे एक राजकुमार ने जब उसे समय समय पर किन म्यू की ओर देखते देखा तो उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और धीरे से पूछा। गुप्त प्रकाश का हॉल। लंबे और काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति अपने घुटनों के सामने एक क्षैतिज तलवार लिए घुटनों के बल बैठा था। वह गुप्त प्रकाश हॉल का निदेशक था। उसकी दृष्टि तलवार की तरह तेज थी और उसने सभी विद्वानों को देखा। जब उसकी नज़र किन म्यू पर पड़ी तो उसकी आंखों के कोने फड़क उठे। उसने एक भाषण दिया जो न तो बहुत धीमा था और न ही बहुत तेज। गुप्त प्रकाश हॉल तलवार सीखने का हॉल है। गुप्त प्रकाश क्या है? संत ने कहा था, मेरे पास 3 तलवारें हैं, आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं, हालांकि वे मार नहीं सकती। पहली को गुप्त प्रकाश कहा जाता है, जो दृष्टि से छिपी है, उपयोग से छिपी है। जब आप छूते हैं तब भी आप कुछ भी महसूस नहीं कर सकते,
वस्तुओं के बीच से गुजरते हुए भी वस्तुओं का ध्यान नहीं जाता। यही गुप्त प्रकाश का उद्गम है। जब कोई इस क्षेत्र में पहुंचता है तो वो तलवार देवता बन जाता है। किन म्यू आश्चर्यचकित हो गया और उसने अपने दिल में बुदबुदाया, ये निदेशालय हमारे पवित्र पंथ का तलवार हॉल मास्टर है। स्वॉर्ड हॉल मास्टर काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था और वे बहुत घमंडी लग रहे थे। जब किन म्यू के वार से वे उड़ गए तो वे अपनी चालें भी नहीं चल पा रहे थे। हालांकि किन म्यू को अजीब लगा। ये इंपीरियल कॉलेज तो शाश्वत शांति साम्राज्य का पवित्र स्थान था, फिर उन्होंने स्वर्गीय शैतान पंथ के हॉल मास्टर को कैसे भर्ती किया? तलवार हॉल मास्टर ने हॉल ऑफ हिडन लाइट की उत्पत्ति के बारे में बात करने के बाद कहा, तलवार जब हिडन लाइट के क्षेत्र में विकसित होती है तो वो एक उत्कृष्ट क्षेत्र, सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच जाती है। इसलिए इसे दाव तलवार के रूप में जाना जाता है। और आज दुनिया में केवल 1 या 2 लोग ही इस स्तर तक पहुंच पाए हैं, और केवल एक ही है जिसे हिडन लाइट तलवार भगवान के रूप में जाना जाता है। मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूं। आप सभी देश भर के विद्वान हैं। आपको तलवार कौशल के उच्चतम क्षेत्र को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए और एक दिन भी सुस्त नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको तलवार कौशल की बुनियादी बातें सिखाऊंगा। तलवार की सबसे बुनियादी चालें जैसे छुरा घोंपना, झटका देना, धब्बा लगाना और लहराना। हॉल में मौजूद सभी विद्वान बेहद हैरान थे। इंपीरियल कॉलेज का हॉल ऑफ हिडन लाइट तलवारबाजी की गहरी चालें सिखाने के बजाय तलवारबाजी की बुनियादी बातें सिखाने वाला था। क्या तलवारबाजी की बुनियादी बातें सीखने के लिए उन्हें इंपीरियल कॉलेज आने की जरूरत थी? स्वॉर्ड हॉल मास्टर ने गंभीरता से कहा, तलवारबाजी की बुनियाद को तुच्छ मत समझो। अगर तुम्हारी बुनियाद मजबूत नहीं है तो तलवार चलाने के सारे अनोखे और अद्भुत तरीके जो तुम सीख रहे हो सब बेकार हो जाएंगे। 3 साल पहले मेरी मुलाकात एक छोटे बच्चे से हुई जो सिर्फ 11-12 साल का था। उसकी बुनियाद अतुलनीय रूप से मजबूत थी और जब मैंने स्पिरिट एम्ब्रियो दायरे में उससे मुकाबला किया तो उसने मुझे सिर्फ एक लकड़ी की तलवार से हरा दिया। तब मुझे तलवारबाजी की बुनियाद के महत्व का एहसास हुआ। हॉल में बैठे विद्वानों में हंगामा मच गया और एक विद्वान बुदबुदाया, लकड़ी की तलवार से शिक्षक को हराने वाला ये बालक क्या तलवार का देवता है? तलवार हॉल मास्टर ने अपना सिर हिलाया, अभी नहीं, ये बच्चा अभी केवल 15 साल का है। उसके लिए तलवार देवता के दायरे तक पहुंचना असंभव है। थोड़ा लाल हो गया क्योंकि वो जानता था कि तलवार हॉल मास्टर अपने बारे में बात कर रहा था। स्वॉर्ड हॉल मास्टर को उस दर्दनाक अनुभव के बारे में सोचना चाहिए था, इसीलिए उसने अपनी तलवारबाजी की नींव पर कड़ी मेहनत की थी। अब उसका कौशल उतना कमजोर नहीं रहा था और शायद उसमें एक और बड़ी छलांग लग गई थी। उसके लिए उसे फिर से एक तलवार से हराना नामुमकिन था। तलवार हॉल मास्टर ने सभी विद्वानों को तलवार बनाने की तकनीक की मूल बातें सिखाईं और किन म्यू ने मन ही मन सिर हिलाया। इन कुछ वर्षों की समझ के बाद तलवार हॉल मास्टर को तलवार कौशल की मूल बातें समाधि प्राप्त हो चुकी थीं। हालांकि अभी भी कुछ खामियां थीं, फिर भी ये पहले से काफी बेहतर था। जब कक्षा समाप्त हुई तो किन म्यू हॉल ऑफ हिडन लाइट छोड़ने ही वाला था कि तभी स्वॉर्ड हॉल मास्टर ने अचानक कहा, किन म्यू रुको। चेन वानयुन, यू किंगहोंग और यून क्यू हैरान रह गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हॉल ऑफ हिडन लाइट से बाहर चले गए। लिंग युक्स्यू किन म्यू को ढूंढने के लिए आगे आना चाहती थी, लेकिन जब उसने स्थिति देखी और कुछ राजपरिवार के लोगों ने उसे घसीट कर ले लिया तो वो आगे नहीं बढ़ सकी। हॉल ऑफ हिडन लाइट के सभी विद्वान चले गए और केवल किन म्यू और स्वॉर्ड हॉल मास्टर ही बचे। युवा पंथ गुरु, आपको मेरी तलवारबाजी की कुशलता कैसी लगी? तलवार हॉल गुरु उठे और गंभीरता से पूछा। किन म्यू ने कहा, आपका सुधार बहुत बड़ा है। तलवार हॉल मास्टर ने उत्साहपूर्ण दृष्टि से देखा, ये तुम्हारी तुलना में कैसा है? किन म्यू ने इस बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। तुम्हारे अंदर अभी भी परिपक्वता की कमी है। तुम्हारी नींव मेरी जितनी मजबूत नहीं है। इसके अलावा अगर तुम्हारी नींव मेरी जितनी मजबूत भी होती तो भी तुम मेरे बराबर नहीं होते। उसी क्षेत्र में मेरी साधना तुम्हारी तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है और मेरी तकनीकें भी बहुत बेहतर हैं। तुम तलवार पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो और बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हो, इसलिए उसी क्षेत्र में तुम मेरे बराबर नहीं हो। हालांकि तुम्हारा सुधार पहले से ही बहुत ज्यादा है। स्वॉर्ड हॉल मास्टर ने एक शिष्य का अभिवादन किया और गंभीर भाव से पूछा, इसीलिए मैं युवा पंथ मास्टर से 1-2 संकेत देने के लिए कहना चाहता हूं। मैंने अभी अभी उन्हें सिखाया है और अब मैं युवा पंथ मास्टर से गंभीरतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि वे मुझे सिखाएं। किन म्यू शांत होकर बैठ गया। ठीक है, आखिरकार आप मेरे पंथ के हॉल मास्टर हैं, आपको सुझाव देने में कोई बुराई नहीं है। तलवारबाजी सिर्फ तलवारबाजी नहीं है। शरीर की तकनीक, व्यायाम विधि, मुट्ठी का कौशल, आत्मा भ्रूण, इच्छा शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपने अभी जो तलवार उन्हें सिखाई थी उसने उन्हें एक कर दिया है। तलवार हॉल मास्टर ने पूछा, उन्हें एक के रूप में कैसे एकजुट किया जाए? किन म्यू ने उसे छुरा तलवार का रूप प्रदान किया जो ग्राम प्रधान ने उसे सिखाया था, और तलवार हॉल मास्टर ने अचानक प्रकाश देखा और खुद से बुदबुदाया, ये वास्तव में किसी की ताकत को लागू करने का तरीका है। गलत, गलत। इसलिए जिस तलवार की मैं 100 साल से खेती कर रहा था
वह पूरी तरह से गलत तरीके से खेती की गई थी। युवा पंथ मास्टर, संकेतों के लिए धन्यवाद। इस बीच हॉल ऑफ हिडन लाइट के बाहर चेन वान्यून और बाकी लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। यू किंगहोंग गुस्से से भर गई। निदेशालय वास्तव में पक्षपाती है और उसे विशेष सुविधा दे रहा है, उसे व्यक्तिगत रूप से तलवारबाजी सिखा रहा है। उसकी तलवारबाजी पहले से ही कमजोर नहीं है, और अगर कोई निदेशालय जानबूझकर उसे प्रशिक्षण दे रहा है तो हम उसे कैसे जीत पाएंगे? चेन वान्यून ने उदासीनता से कहा, आप सभी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे तलवारबाजी का कोई भी अद्भुत कौशल उसे प्रदान किया जाए, वो निश्चित रूप से मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। मुझे बस उसकी तकनीक की कमजोरी पकड़नी होगी और मैं उसे हरा दूंगा, चाहे जो भी हो। लेकिन आप अपनी सतर्कता नहीं छोड़ सकते, यून क्यू ने याद दिलाया। चेन वान्यून ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, जब वो सुधर रहा है तो मैं भी सुधर रहा हूं। इन कुछ दिनों में मैं अपने क्षेत्र का दमन कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 6 दिशाओं के क्षेत्र की सीमा को छूने वाला हूं। मेरे पंचतत्व क्षेत्र की युद्ध क्षमता अपने चरम पर है, मैं उसे कैसे हरा सकता हूं? निदेशालय की शिक्षा प्राप्त करने से उसकी नई तलवार कौशल की साधना में लगने वाली ऊर्जा ही बर्बाद होगी, और उसके पास साधना के लिए समय ही नहीं बचेगा। पंचतत्व क्षेत्र में उसे हराना मेरी इच्छा है, अन्यथा अगर मैं दिव्य कलाओं का अभ्यासी भी बन जाऊं तो भी मुझे पछताना ही पड़ेगा। उन तीनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हॉल ऑफ हिडन लाइट में जो उन्होंने अनुमान लगाया था वो वैसा नहीं था। स्वॉर्ड हॉल मास्टर अब एक छात्र की तरह था, और किन म्यू अब शिक्षक की तरह स्वॉर्ड हॉल मास्टर को तलवार की साधना के तरीके बता रहा था। यदि वे तीनों ये देख लें तो उनकी आंखें शायद बाहर निकल आएंगी। तलवार हॉल मास्टर ने अपने दिल में कई लोगों को एक करने का तरीका याद किया, और किन म्यू ने कुछ सोचा, भले ही मेरी नींव बहुत मजबूत है, फिर भी तलवार कौशल में मेरे पास बहुत अधिक उपलब्धियां नहीं हैं। मुझे हॉल मास्टर से संकेत भी चाहिए। हॉल मास्टर ने अभी कहा कि संत के पास 3 तलवारें थीं, और आपने केवल पहली तलवार छिपी हुई रोशनी के बारे में बताया और अन्य 2 तलवारों का उल्लेख नहीं किया। अन्य 2 तलवारें क्या हैं? स्वॉर्ड हॉल मास्टर ने उत्तर दिया, पहली तलवार हिडन लाइट, दूसरी तलवार कैरी शैडो और तीसरी तलवार नाइट ड्रिल। वास्तव में दाओ तलवार के 3 क्षेत्र हैं। ये शब्द शाश्वत शांति इंपीरियल प्रीसेप्टर द्वारा उनके तलवार सिद्धांत में लिखे गए हैं, जिसे सम्राट ने स्वर्ग के पुत्र की 3 तलवारों के रूप में प्रशंसित किया था। आपने मुझे संकेत देने के लिए कहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। एक छात्र की तलवार कौशल उपलब्धि उसके शिक्षक द्वारा तय की जाती है। मैं उन्हें सिखा सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको सिखाने के लिए योग्य हूं। किन म्यू समझ गया कि उसका क्या मतलब था। तकनीक सीखते समय किसी प्रसिद्ध गुरु की तलाश करना सबसे अच्छा होता है। ग्रेट थंडरक्लैप मठ के भिक्षु मिंगशिन इसका एक उदाहरण थे। उनके गुरु ने थंडरक्लैप के 8 प्रहारों को पूरी तरह से नहीं समझा था, इसलिए उन्होंने मिंगशिन को जो थंडरक्लैप के 8 प्रहार सिखाए थे उनमें एक खामी थी। इसलिए यदि कोई गहन परम कलाएं सीखना चाहता है तो उसे एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। किन म्यू की अभिव्यक्ति डगमगा गई और उन्होंने पूछा, मैं तलवार सिद्धांत कहाँ पढ़ सकता हूँ? फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स। स्वॉर्ड हॉल मास्टर ने आगे कहा, युवा कल्ट मास्टर, पुस्तक पट्टिका फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स में प्रवेश का पास है। जब तक आपके पास पुस्तक पट्टिका है, आप संग्रह पढ़ने के लिए फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स में प्रवेश कर सकते हैं। किन म्यू की आत्मा बहुत उत्तेजित हो गई थी। वो अभी तक स्वर्गीय अभिलेखों के तल पर नहीं गया था। वहां पूरे साम्राज्य के सभी संप्रदायों और कुलों के संग्रह मौजूद थे, तो वो कैसे न जाए? युवा पंथ गुरु ने दोपहर का भोजन नहीं किया है ना? स्वॉर्ड हॉल मास्टर ने एक अनोखी मुस्कान दी और आमंत्रित किया, मैं भी दोपहर का भोजन करने जा रहा हूं। आप मेरे साधारण घर पर क्यों नहीं आते? मुझे युवा पंथ मास्टर से कुछ प्रश्न पूछने हैं। हम भोजन करते हुए बात कर सकते हैं। किन म्यू ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे घर में अभी भी एक छोटी लोमड़ी है, बस उसे साथ ले आओ। किन म्यू और वो एक साथ छिपे हुए प्रकाश के हॉल से निकलकर विद्वान के निवास पर लौट आए। हु लिंगर उस समय आत्मा निर्माण तकनीक का अभ्यास कर रही थी, और जब उसने खाना खाने का आदेश सुना तो वह तुरंत उत्साह से बाहर भागी। क्या शराब है? हाँ, स्वॉर्ड हॉल मास्टर ने उत्तर दिया। हु लिंगर ने खुशी से झूमते हुए अपनी राक्षसी हवा को तुरंत उनके पीछे चलने के लिए प्रेरित किया। दोनों आदमी और एक लोमड़ी तलवार हॉल मास्टर के निवास पर पहुंचे। तलवार हॉल मास्टर जिस जगह पर रुके थे वो बहुत साधारण थी। वो एक आंगन भी था जिसमें 2 प्रवेश और 2 निकास द्वार थे, और उनके पास कोई नौकर भी नहीं था। किन म्यू ने इधर उधर देखा तो पता चला कि यहां कोई और नहीं था। स्वॉर्ड हॉल मास्टर खुद ही खाना बना रहे थे और बहुत तेज थे। जाहिर था कि ये उनके अपने घर पर खाना बनाने का पहला मौका नहीं था। स्वॉर्ड हॉल, क्या तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है? किन म्यू ने हैरानी से पूछा। पत्नी? स्वॉर्ड हॉल मास्टर की खाना पकाने की गति बहुत तेज थी। खाना पकाने के लिए अपनी असली आग का इस्तेमाल करते हुए उनकी गति तेज कैसे नहीं हो सकती थी? इस अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी ही बर्तन परोस दिए और चावल उठाकर कहा, मुझे पत्नी क्यों चाहिए? झंझट वाली। हु लिंगर ने उसके द्वारा पकाए गए व्यंजनों को चखा और आश्चर्यचकित रह गई।
ये वास्तव में स्वादिष्ट है। स्वॉर्ड हॉल, आपकी पाक कला बहुत अच्छी है और राजधानी शहर के कई रसोइयों से कहीं बेहतर है। आप एक पत्नी क्यों नहीं ढूंढ लेते? एक बार हुआ था, जब मैं युवा था, तब मैंने पंथ की एक महिला के साथ अच्छा समय बिताया था, लेकिन वो तब की बात है जब मैं युवा और अचेत था। तलवार हॉल मास्टर ने अतीत को याद किया और अपना सिर हिलाया। फिर मुझे पता चला कि तलवार मुझे अधिक आनंद दे सकती है, और जो आनंद मुझे एक महिला दे सकती है वो मेरी तलवार से कमतर है। इसलिए मैंने सोचा, परेशानी क्यों? इसलिए हमने संबंध तोड़ लिया। युवा पंथ मास्टर, महिलाएं निश्चित रूप से परेशानी है, इसलिए एक महिला को मत ढूंढो। वे चाहते हैं कि आप ध्यान से उनके साथ समय बिताएं और उन्हें खुश करें, अक्सर आपके साथ छेड़खानी करते हुए, आपको खरोचते हुए। हमें साधना पर ध्यान केंद्रित करना होगा, और तलवार साधना हमें अधिक आनंद दे सकती है। महिला हमें खुशी नहीं दे सकती, इसलिए आपको दृढ़ता से महिला नहीं चाहिए। हुलिंगर चौंका और तर्क दिया, स्वॉर्ड हॉल, आपने जो कहा वो गलत है। औरत में क्या बुराई है? तलवार हॉल मास्टर की प्राणिक क्यूई गूंज उठी और ऐसा लगा जैसे अनगिनत तीखी तलवारें टकरा रही हों। उसने उदासीनता से कहा, तुम बिल्कुल नहीं समझते कि तलवार की साधना से मुझे कितना आनंद मिल सकता है। तुम्हें यह समझाने का कोई फायदा नहीं है। किन म्यू ने मासूमियत से आंखें झपकाईं। स्वॉर्ड हॉल का दायरा बहुत ऊंचा था और उसे अभी भी ये दायरा समझ नहीं आ रहा था। दोनों आदमियों और एक लोमड़ी ने अपना दोपहर का भोजन समाप्त किया और स्वॉर्ड हॉल मास्टर ने किन म्यू से कुछ और प्रश्न पूछे, फिर गहरे विचारों में खो गए, काफी देर तक बिना कुछ बोले। किन म्यू विदा लेने ही वाले थे कि स्वॉर्ड हॉल मास्टर फिर से जाग गए और बोले, युवा कल्ट मास्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ने की जहमत नहीं उठाऊंगा। किन म्यू को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, क्योंकि उसने उसकी ओर हाथ हिलाया। स्वॉर्ड हॉल का स्वभाव निश्चित रूप से अजीब है। उसने अपना सिर हिलाया। पता नहीं उस समय वो किस लड़की से प्यार करता था, शायद मैं उन्हें फिर से मिला दूं। हालांकि स्वॉर्ड हॉल का स्वभाव इतना अजीब है कि मुझे लगता है कि दोबारा साथ आने के बाद वे फिर से टूट जाएंगे। वो स्कॉलर निवास पर लौटा और देखा कि कई विद्वान पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। रॉयल्टी पार्क और स्कॉलर निवास के विद्वान भी पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। किन म्यू ने वेई योंग को देखा, जो भी नीचे उतर रहा था, इसलिए उसने उसे बुलाया। वेई योंग, क्या हो रहा है? तुम सब कहाँ जा रहे हो? वेई योंग मुस्कुराया। तुम्हें पता नहीं? मैंने सुना है कि एक ताओवादी पहाड़ के नीचे आया और उसने ताओ संप्रदाय से होने का दावा किया। वो एक शिष्य को लेकर आया और पहाड़ के नीचे बैठकर रास्ता रोक लिया। किन म्यू आश्चर्यचकित हो गया और बोला, वे गेट को अवरुद्ध कर रहे हैं। वेई योंग ने सिर हिलाया और कहा, वे सचमुच द्वार अवरुद्ध कर रहे हैं। दाओ संप्रदाय सबसे बड़ा रूढ़िवादी संप्रदाय है, और द्वार अवरुद्ध करने वाले दाओवादी ने खुद को दान यांगजी और दाओजी के बगल वाले युवक का नाम बताया। एक निदेशालय पहले पूछताछ करने आया था और उन्होंने कहा कि वे यहाँ परेशानी ढूंढने नहीं बल्कि बातचीत करने आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत समय पहले सुना था कि इंपीरियल कॉलेज दुनिया का नंबर 1 पवित्र स्थान है। यह दुनिया की सभी प्रतिभाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसलिए वो दाओ संप्रदाय के दाओजी को इंपीरियल कॉलेज देखने और दाओ संप्रदाय और इंपीरियल कॉलेज के बीच कौशल और दिव्य कलाओं की पुष्टि करने के लिए लाए थे। किन म्यू का दिल थोड़ा कांप उठा और उसने एक धुंधली सांस छोड़ते हुए धीरे से कहा, क्या शानदार रणनीति है। वेई योंग हैरान था। वे दिल पर हमला कर रहे हैं। किन म्यू की निगाह करने और शाही गुरु के खिलाफ धर्मयुद्ध के लिए झंडे फहराने का मौका तलाश रहे कई संप्रदाय हैं, लेकिन राजधानी अभी भी शांतिपूर्ण मानी जाती है। जाहिर है आम लोग समर्थन में हैं। शाही गुरु इन संप्रदायों में सुधार कर रहे हैं और उन्होंने दुनिया की सभी प्रतिभाओं को अपने साथ लाने के लिए प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय और शाही महाविद्यालय की स्थापना की है और उन सभी को स्वर्गपुत्र के शिष्यों के रूप में इकट्ठा किया है। इसलिए दुनिया के सभी विद्वान सम्राट के उपयोग के लिए हैं। मैंने लोगों को कहते सुना है कि शाश्वत शांति साम्राज्य वास्तव में एक साम्राज्य के रूप में प्रच्छन्न एक संप्रदाय है। अगर दाओ संप्रदाय के दाओजी ने द्वार बंद कर दिया और शाही महाविद्यालय का कोई भी विद्वान उसे हरा नहीं सका, तो शाही गुरु के सुधार का क्या फायदा? वेई योंग ने शून्य भाव से देखा और बुदबुदाया, ये सिर्फ दिल पर हमला नहीं है, ये दिल को मार रहा है। जो समर्थक थे, वेई योंग को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। शाश्वत शांति साम्राज्य ने संप्रदायों में सुधार किया और सभी स्कूलों और संप्रदायों की सभी परम कलाओं का राष्ट्रीयकरण किया, पूरे देश में प्राथमिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की और राजधानी शहर में इंपीरियल कॉलेज की स्थापना की, ताकि मार्शल दुनिया के सभी स्कूलों और संप्रदायों का दमन किया जा सके। उन्होंने इतने संसाधन जुटा लिए थे। अगर फिर भी उनकी शिक्षाओं से अच्छे शिष्य नहीं मिल पाए या उनके शिष्य सभी संप्रदायों और संप्रदायों के शिष्यों से कमतर रहे, तो शाही गुरु के सुधार का क्या मतलब रह गया? दाओ संप्रदाय के इस दाओजी के पास अत्यंत मजबूत क्षमता होनी चाहिए और निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली स्तर का व्यक्ति होना चाहिए, अन्यथा उसे दाओ संप्रदाय द्वारा उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए नहीं भेजा गया होता। इंपीरियल कॉलेज का चेहरा इंपीरियल प्रीसेप्टर का चेहरा था, सम्राट का चेहरा। ये कहना मुश्किल था कि क्या शाश्वत शांति इंपीरियल प्रीसेप्टर और सम्राट के चेहरे अब भी बरकरार रह पाएंगे।
वेई योंग का दिल जोर से कांप उठा और अचानक वो जोर से हंस पड़ा। इंपीरियल कॉलेज ने दुनिया की सभी प्रतिभाओं को इकट्ठा किया है, तो वे दाओ संप्रदाय के एक तुच्छ दाऊजी के सामने कैसे कोई मुकाबला नहीं कर सकते। किन म्यू ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि इनमें से अधिकांश विद्वानों ने एक ही तकनीक का अभ्यास किया था, इसलिए वो उनके बारे में अच्छा नहीं सोचता था। इंपीरियल कॉलेज के विद्वानों ने भले ही अलग अलग तकनीकें सीखी हों, लेकिन उनके लिए विशेषज्ञता हासिल करना मुश्किल था। उन्हें इन तकनीकों में विशेषज्ञता रखने वाले निदेशालयों की जरूरत थी, तभी विद्वान इनका सार सीख सकते थे। जिस तरह से उन्होंने देखा, इस बार दाओ संप्रदाय पूरी तैयारी के साथ आया था और शाही विद्वानों को केवल पहाड़ पर ही रोका जा सकता था। अगर इंपीरियल कॉलेज के शाही विद्वान दाओ संप्रदाय के इस दाऊजी को नहीं हरा पाए, तो दुनिया भर के संप्रदायों के पास इंपीरियल प्रीसेप्टर का विरोध करने के लिए पर्याप्त कारण है। जब वो समय आएगा तो सम्राट अपनी गरिमा और लोकप्रियता खो देगा, और अगर उसने इंपीरियल प्रीसेप्टर को फांसी नहीं दी तो दुनिया के सभी संप्रदाय शायद एक एक करके विद्रोह कर देंगे। दाओ संप्रदाय के दाऊजी और इंपीरियल कॉलेज के विद्वानों के बीच लड़ाई दुनिया की सामान्य स्थिति से संबंधित लड़ाई बन गई और इसे तुच्छ नहीं माना जा सकता था। चलो चलें और इस दाऊजी की क्षमता देखें, वेई योंग ने उत्साह से कहा। किन म्यू और वो पहाड़ से नीचे उतरे। जेट चट्टान के नीचे पहाड़ी द्वार के चारों ओर हर जगह शाही विद्वान मौजूद थे। इंपीरियल कॉलेज में भी विद्वान कम नहीं थे। विद्वानों के निवास में हर साल शायद केवल 10 विद्वान ही आते थे, लेकिन रॉयल्टी पाक और दिव्य कलाओं के साधकों से मिलने वाली रॉयल्टी कहीं ज्यादा थी। किन म्यू जेट चट्टान के ऊपर खड़ा था और ऊपर नीचे देख रहा था, और फिर उसने देखा कि 2 ताओवादी, जैसी कि उम्मीद थी, पहाड़ी द्वार के सामने बैठे हैं। उनमें से एक बुजुर्ग था और उसका चेहरा एक जोरदार प्राचीन व्यक्ति जैसा था, जो आधुनिक समय के लोगों जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अतीत से आया हो। उसने स्लेटी रंग का ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था और उसका व्यवहार भी सरल था। उसकी उपस्थिति सांसारिकता से परे थी और वो ऐसे बैठा था जैसे इस दुनिया की किसी भी चीज का उससे कोई लेना देना ना हो। इस उपस्थिति के साथ वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये बुजुर्ग उस नंबर 1 रूढ़िवादी संप्रदाय, जिसे दाओ संप्रदाय कहा जाता था, में अत्यंत उच्च स्थान वाला व्यक्ति होना चाहिए। और उस बुजुर्ग के बगल में एक सुंदर नैन नक्श वाला युवक बैठा था। उसकी कोहनी के मोड़ पर एक बर्फ जैसी सफेद घोड़े की पूंछ जैसी छड़ी थी, जिसका हैंडल सिंदूरी रंग का था। उसके कपड़े हरे थे और वो चुपचाप बैठा था, मानो उसे इंपीरियल कॉलेज के विद्वानों के घेरे से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। किन म्यू ने मन ही मन कहा, ये जवान और बूढ़े ताओवादियों जैसे लग रहे थे, जिन्होंने अपने शरीर को निखारा था और अपने चरित्र को निखारा था, और जिनके विचार नश्वर संसार से ऊपर उठ गए थे। दोनों ताओवादी पहाड़ी द्वार के सामने सड़क के बीचों बीच बैठ गए। पहाड़ी द्वार बहुत चौड़ा था और वे ज्यादा जगह नहीं घेरते थे। हालांकि अगर उन्होंने इन 2 लोगों को नहीं भगाया तो ये बहुत शर्म और अपमान की बात होगी। युद्ध जगत में द्वार अवरुद्ध करना असामान्य बात थी। लोग अपने सबसे घृणित शत्रु के साथ ऐसा सिर्फ इसलिए करते थे ताकि दुनिया में सबको पता चल जाए कि उन्होंने इस संप्रदाय का द्वार अवरुद्ध कर दिया है, और संप्रदाय के मुंह पर तमाचा मार सकें, जिससे इस संप्रदाय का आत्मविश्वास नष्ट हो जाए और उनकी तकनीकें तुच्छ हो जाएं। आमतौर पर जब ऐसा होता था तो हत्या किए बिना इसका निपटारा नहीं होता था। अब दाओ संप्रदाय के युवा और वृद्ध सभी ने द्वार बंद कर दिया था। वे वास्तव में शाश्वत शांति साम्राज्य को बदनाम कर रहे थे, शाही गुरु के मुंह पर तमाचा मार रहे थे और शाही गुरु के उस सुधार को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। किन म्यू से कुछ ही दूरी पर पीले वस्त्र पहने एक राजकुमार ने धीमी आवाज में कहा, दाओ संप्रदाय अतीत में सबसे बड़ा संप्रदाय था जो स्वर्गीय शैतान पंथ के बराबर था। हालांकि वे पिछले कुछ वर्षों में स्वर्गीय शैतान पंथ के साथ साथ शांत हो गए हैं और दाओ संप्रदाय की कोई खबर नहीं सुनी जा सकी। अब जबकि दाओ संप्रदाय फिर से उभर आया है, वे जो कर रहे हैं वो कोई छोटी बात नहीं है। यदि इंपीरियल कॉलेज इन दोनों लोगों को हराने में असमर्थ है, तो इन दोनों के वापस जाने के बाद दाओ संप्रदाय शायद विद्रोह कर देगा। यदि दाओ संप्रदाय विद्रोह करता है तो उनके प्रभाव से। किन म्यू ने राजकुमार की ओर देखा और मन ही मन सोचा, इस व्यक्ति के पास असाधारण ज्ञान और अनुभव है। उस राजकुमार के दिल में अचानक एक एहसास हुआ और उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वो चुपके से बाकी राजकुमारों को छोड़कर किन म्यू की तरफ बढ़ गया। वो जो गाय चराता है। राजकुमार के चेहरे पर कुछ शिशु जैसी चर्बी थी। वो मुस्कुराया और धीरे से पूछा, क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने राजधानी आई हो? किन म्यू ने उसे परखा और देखा कि ये राजकुमार परिचित लग रहा है, इसलिए वो चिल्लाया, आप हैं गोल मटोल मोटे 7वें युवा स्वामी। ये कहते ही उसे तुरंत एहसास हुआ, क्या वो मोटा मोटा 7वां युवा स्वामी लिंग युक्स्यू नहीं था जो क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा था? राजकुमार ने उसकी बात सुनी और बेकाबू होकर गुस्से से भर गया। उसने एक बड़ा सा लोहे का हथौड़ा उठाया और किन म्यू को कुचलने ही वाला था। किन म्यू ने तुरंत अपनी गलती सुधारी और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बहन, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया था। भाई वेई, ये 7वीं राजकुमारी लिंग युक्स्यू है। बहन युक्स्यू, ये ड्यूक मैनर से वेई योंग है।
लिंग युक्स्यू के लिए उसे सरेआम कुचलकर मार डालना ठीक नहीं था, इसलिए उसने अपना विशाल लोहे का हथौड़ा वापस रख दिया। वेई योंग चौंक गया और मन ही मन बुदबुदाया, सातवीं राजकुमारी? भाई, किन सातवीं राजकुमारी को कहाँ से खिलवाड़ करने लाए हैं? क्या किसी राजसी महिला के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? सिर कट जाएगा। मैंने सुना है कि इस सातवीं राजकुमारी में अद्भुत प्रतिभा और ज्ञान है, और वो बहुत महत्वाकांक्षी भी है। फिर भी उसका हथियार इतना असभ्य और अनियंत्रित क्यों है? किन म्यू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है, और उसने लिंग युक्स्यू को गौर से देखा। उसने पाया कि ये लड़की और भी खूबसूरत होती जा रही है। हालांकि उसने पुरुषों के कपड़े पहने थे, फिर भी उसमें एक वीरता और असाधारण व्यक्तित्व था। इसके अलावा हालांकि उसने पुरुषों के कपड़े पहने थे, फिर भी वो इस बात को नहीं छिपा पा रही थी कि उसकी छाती भी बाकी औरतों की तरह उभरी हुई थी और गोल मटोल भी दिख रही थी। ग्रेट रुइंस में उस समय उसकी छाती इतनी मोटी नहीं थी। किन म्यू को भी उसके शरीर पर एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, जो शायद नेचर इंसेंस सिल्क की खुशबू थी। बहन, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है, और तुम्हारा रूप भी बदल गया है। महल में तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई थी। लिंग युक्स्यू की निगाहें बदल गईं और वो थोड़ी शर्मा गई। मैं कैसे बदल गई? किन म्यू ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर के चारों ओर इशारा करते हुए ईमानदारी से कहा, तुम पहले से बहुत लंबी हो गई हो, और अब मुझसे भी ज्यादा लंबी हो। तुम पहले से ज्यादा सुंदर और मांसल हो गई हो। तुम्हारे चेहरे और छाती की मांसपेशियां। लिंग युक्स्यू गुस्से में आ गया और उसे चट्टान से नीचे गिरा दिया। किन म्यू बहुत मासूम लग रहे थे, जबकि उन्होंने हवा में नाराजगी से कहा, मैंने ये नहीं कहा कि वो मोटी थी। वो इतना गुस्सा क्यों हो गई? हु लिंगर ने अपने दुर्भाग्य पर खुशी जताई और कहा, ये सही है युवा स्वामी, ये महिला अनुचित है, चलो उसके साथ परेशान नहीं होते। धमाका! किन म्यू के दोनों पैर जमीन पर स्थिर होकर टिक गए और उसने फिर ऊपर देखा। वो फिर से ऊपर कूदना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि लिंग युक्स्यू उसे लात मारकर गिरा देगा। वेई योंग, जो किन म्यू के पास था, बिना हिले आगे की ओर देखने लगा। लिंग युक्स्यू ने उसे बेरहमी से घूरा। वेई योंग के माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद निकली और फिर वो उछलकर जेड चट्टान से नीचे कूद पड़ा। लिंग युक्स्यू ने भी एक कूबड़ दी और चट्टान से नीचे कूद गया। कुछ ही दूरी पर एक राजकुमार ने भौहें चढ़ाईं और उसके सिर के पीछे की प्राणशक्ति एक विशाल हाथ में बदल गई, जो चट्टान की ओर नीचे की ओर झुकी और उसकी पीठ को थाम लिया। उसने उससे धीरे से कहा, सातवीं बहन, खिलवाड़ मत करो। तुम्हें शाही घराने के चेहरे पर ध्यान देना होगा। लिंग युक्स्यू ने खुद को संभालते हुए कहा, दूसरे भाई, जिस व्यक्ति को आपने अभी देखा वो वही दिव्य चिकित्सक है जिसने दादी महारानी डोवगर को ठीक किया है। वो मेरा परिचित है। दूसरे राजकुमार के चेहरे पर उदासीनता थी और उसने कहा, मुझे पता है। मैंने लिटिल जनरल किन से पहले सुना था कि तुम उससे ग्रेट रुइंस में मिली थी और तुम दोनों बहुत करीब थे। सातवीं बहन, हम शाही परिवार के बच्चे हैं और हम जो चाहे वो नहीं कर सकते, इसलिए बेवकूफ़ी मत करो। अब जब दुनिया अराजकता में है, एक बड़ी विपत्ति हमारे सामने है। अगर ये विपत्ति फूट पड़ी तो हमारा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा और हमारा शाही परिवार आवारा कुत्तों में बदल जाएगा। लिंग युक्स्यू चौंक गया और पूछा, दूसरे भाई, आप इस दाऊजी की क्षमता को कैसे देखते हैं? उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि दाओ संप्रदाय ने उसे गेट को अवरुद्ध करने के लिए लाने का साहस किया, उस स्थिति में उसकी क्षमता निश्चित रूप से कुछ भी कमजोर नहीं होगी। दूसरे राजकुमार ने चट्टान के नीचे खड़े किन म्यू की ओर देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, सातवीं बहन, वह किन म्यू नामक व्यक्ति इस पीढ़ी का एक दिव्य चिकित्सक हो सकता है, लेकिन वो अभी भी एक परित्यक्त व्यक्ति है। उसके बहुत करीब मत रहो, अन्यथा लोग हमारी स्थिति न जानने के लिए हमारे शाही परिवार पर हंसेंगे। लिंग युक्स्यू ने भौहें चढ़ाईं। पर्वत द्वार के सामने शैतान पंथ के कुलपति, जो एक युवा के रूप में थे, पहाड़ से नीचे उतरे और दाओ संप्रदाय के युवा और वृद्धों के सामने खड़े होकर सिर झुकाकर अभिवादन किया। वृद्ध ताओवादी तुरंत छोटे ताओवादी के साथ खड़े हो गए और अभिवादन का उत्तर दिया। युवा कुलपति ने मुस्कुराते हुए कहा, दान यांगजी, दाओ संप्रदाय के दाओजी को लाने का आपका क्या इरादा है? बूढ़े ताओवादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दाओ भाई, आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं। हमारे ताओ संप्रदाय के ताओ गुरु भी आपकी तरह बूढ़े हैं और नहीं चाहते कि दुनिया के सभी संप्रदाय शाश्वत शांति साम्राज्य के जागीरदार बन जाएं, इसलिए मैं आगे आया हूं। ताओजी केवल 3 दिनों के लिए ही द्वार बंद करेंगे, और अगर कोई 3 दिनों के भीतर ताओजी को हरा देता है तो हमारा ताओ संप्रदाय विद्रोह नहीं करेगा। अगर 3 दिनों में ताओजी को कोई नहीं हरा पाता तो दुनिया को एक नया शासक मिल जाएगा। युवा कुलपति ने आह भरते हुए कहा, दाओ संप्रदाय हमेशा से ही संसार से अलग रहा है, और अब तो तुम्हारा दाओ संप्रदाय भी बेचैन हो गया है। दान यांगजी ने अपने हृदय की ओर देखते हुए कहा, दाओ गुरु ने विश्व की सामान्य स्थिति को ज्वार की तरह उमड़ते देखा है। जो इसके साथ चलेंगे वे समृद्ध होंगे, जबकि जो इसके विरुद्ध चलेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। हमारा दाओ संप्रदाय अपने संप्रदाय का विस्तार नहीं करना चाहता, बल्कि केवल एक शुद्ध अंतःकरण चाहता है।
शाही गुरु दुनिया के सभी संप्रदायों का सफाया करना चाहते हैं तो उन्हें रहने दो, लेकिन दाओ गुरु ये देखना चाहेंगे कि क्या शाही गुरु ने संप्रदायों के स्थान पर जो प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय और शाही महाविद्यालय स्थापित किए हैं उनमें वह योग्यताएं हैं या नहीं। दाओ जी की शिक्षा हमारे दाओ संप्रदाय द्वारा दी जाती है। शाही महाविद्यालय के पास जितने संसाधन हैं वे दाओ संप्रदाय से कहीं अधिक हैं। यदि आपके द्वारा पढ़ाए गए विद्वान अभी भी हमारे दाओ संप्रदाय के दाओजी से कमतर हैं तो शाही गुरु के सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है और विश्व को एक नया शासक मिलेगा। मैं समझता हूं। युवा कुलपति जाने के लिए मुड़े और उनकी आवाज पूरे पहाड़ में गूंज उठी। इंपीरियल कॉलेज के विद्वानों, मेरी आज्ञा सुनो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी साधना उच्च है या निम्न, आप सभी उसे चुनौती देने के लिए पहाड़ से नीचे आ सकते हैं। जब उसने ये कहा तो पहाड़ पर मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना। मैं इसे करूंगा। एक दिव्य कला साधक पर्वत द्वार से बाहर निकला और दाओ संप्रदाय के दाऊजी के पास पहुंचा। दाओ संप्रदाय के दाऊजी ने उठकर अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई। वो दिव्य कला साधक भी एक शाही विद्वान था जिसने कुछ साल पहले ही इंपीरियल कॉलेज में प्रवेश लिया था। उसने भी झुककर पूछा, दाऊजी की साधना क्या है? दाऊजी ने न तो बहुत तेज और न ही बहुत धीरे से उत्तर दिया, 6 दिशा क्षेत्र। उस दिव्य कला साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी 6 दिशाओं के क्षेत्र का हूं। मेरा उपनाम को है और मेरा नाम पिंग है। आज मैं आपसे किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण नहीं बल्कि इंपीरियल कॉलेज का नाम ऊंचा रखने के लिए लड़ रहा हूं। दाऊजी ने सिर हिलाया और कहा, मेरा स्थानीय नाम लिनजुआन है। कृपया वरिष्ठ भाई। दाऊजी लिनजुआन, कृपया। को पिंग की आंखों से चमक फूट पड़ी जब वो अचानक हिला। उसका शरीर आगे की ओर नहीं बढ़ा बल्कि पीछे की ओर चला गया। जैसे ही वो पीछे की ओर तैरा, उसकी 2 उंगलियों के बीच एक तलवार की गोली दबी हुई थी। तलवार की गोली भिनभिनाई और एक चमकदार तलवार की ची निकली जो एक खंभे जितनी मोटी थी। ये धुंधला दिखाई दे रहा था कि ये तलवार का खंभा अनगिनत तलवार की रोशनियों के एक साथ इकट्ठा होने और वृत्त के केंद्र के चारों ओर उन्मत्त होकर घूमने से बना था। कोपेंग ने तलवार के खंभे को अपनी तलवार की तरह इस्तेमाल किया और नीचे की ओर चीर दिया। जहां भी वो गुजरती, तलवार की हवा अपनी राजसी भव्यता से सीटी बजाती। किन म्यू ने इस स्थिति को देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। शाश्वत शांति साम्राज्य की तलवार तकनीक इस हद तक पहुंच गई है? क्या ये इंपीरियल कॉलेज में एक गहन तलवार कौशल है? अपनी तेज नजरों से वो समझ गया कि ये चीरफाड़ कोई मजाक की बात नहीं थी। कोपिंग की चीरफाड़ भले ही साधारण लग रही हो, लेकिन असल में उसकी तलवार पर उसके प्राण शक्ति का नियंत्रण कल्पनातीत स्तर पर पहुंच गया था। उसकी चीरफाड़ भले ही साधारण लगे, लेकिन असल में उस तलवार के खंभे में मौजूद अनगिनत तलवारों की रोशनियों को नियंत्रित करने के लिए प्राण शक्ति की आवश्यकता थी। बस इसी बात ने किन म्यू को खुद को बहुत हीन महसूस कराया। यह तलवार कौशल तलवार चालन की बुनियादी तकनीकों जैसे छुरा मारना, झटका देना, काटना आदि से स्पष्ट रूप से आगे निकल गया था और एक अन्य तलवार कौशल के रूप में विकसित हो गया था जो बुनियादी तलवार कौशल में शामिल नहीं था। महान 6 दिशा तलवार कौशल। वेई योंग आश्चर्य से चिल्लाया। उसकी आंखें बर्फ की तरह चमक उठीं। ये शाही गुरु की तलवार कौशल है और एक दिव्य कला है जिसे केवल दिव्य कला अभ्यासी ही विकसित कर सकते हैं। अनंत शांति शाही गुरु की तलवार कौशल। किन म्यू का दिल जोर से कांप उठा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि इस तरह का तलवारबाजी कौशल बुनियादी तलवारबाजी की सीमाओं को पार कर गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये एक ऐसा तलवारबाजी कौशल है जिसे शाश्वत शांति के शाही गुरु ने बनाया है।